अध्याय 598 रोहन का प्रेत। जयपुर मुख्य शहर के एक पुनर्जीवित पिशाच के हमले की चपेट में होने का संदेह था। रोहन अब और टिक नहीं सकता था और उसे सहायता की आवश्यकता थी। जब लाल प्रेत क्षेत्र ने शहरी क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से को ढक लिया तो इसमें शामिल सभी प्रेत गुरु चिंतित होने लगे। उन्होंने न तो इधर उधर भटकने की हिम्मत की, न ही सुनसान सड़कों पर रुकने का साहस जुटाया। इसके बजाय उन्होंने पास में ही एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान खोजा और चुपचाप प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। वे स्थिति बदलने और पिशाच द्वारा हमला किए जाने से बचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर कोई नहीं जानता था कि रोहित का प्रेत उसकी मृत्यु के बाद किस रूप में प्रकट होगा और किस तरह उन पर हमला करेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि वे शांति से प्रतीक्षा करें, जिससे प्रेतों का लक्ष्य बनने की संभावना कम हो जाए। हालांकि इसी समय जीपीएस सक्षम फोन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता वाला एक संदेश प्राप्त हुआ। क्या वीचैट ग्रुप के उन लोगों पर पिशाचों ने हमला कर दिया? रोहन हार मानने वाला है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या उनके समूह में बहुत सारे प्रेत गुरु नहीं हैं? उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता कैसे हो सकती है? सागर अभी भी एक विला के अंदर रुका हुआ था, बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठा रहा था। प्रेत क्षेत्र के फैलने के बाद वह जानता था कि बाहर खतरा है, इसलिए एक ही जगह टिके रहना वास्तव में सबसे सुरक्षित विकल्प था। पास ही मौजूद किशन ने भी यही रास्ता चुना, लेकिन ये संदेश मिलने के बाद उसकी भौहें तंग गईं। यह उतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। जयपुर मुख्य शहर कैसी जगह है? उनके मित्र मंडली का मुख्य कार्यालय, अध्यक्ष रमन, चार्ल्स मैथ्यू, कप्तान रोहन, पर्यवेक्षक अक्षत चोपड़ा, जस भाटिया, ये सब मिलकर एक शीर्ष स्तर की प्रेत गुरु टीम बनाते हैं। कप्तान की योजना पूरी तरह से बनने से पहले ये शक्ति व्यावहारिक रूप से स्थानीय स्तर पर अपना दबदबा कायम कर सकती थी। वे मुख्यालय की भी अनदेखी कर सकते थे। अब उन्हें सहायता चाहिए। इसका क्या मतलब है? सागर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे एहसास हुआ, क्या वे खत्म हो गए हैं? हे, अगर वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं तो उसके बहुत करीब हैं। वैसे भी इस बार उनका बहुत बुरा पतन हुआ है। और किशन हिचकिचाया, फिर अनिश्चितता के स्वर में बोला, और हो सकता है कि रोहित अभी मरा न हो। मरा नहीं है, यह असंभव है। मुख्यालय ने पहले ही उसकी मृत्यु की घोषणा कर दी है और पिशाच पुनर्जीवित हो गए हैं। रुको, ये सही नहीं है। सागर की भौहें तंग गईं। क्या रोहित का पिशाच पुनर्जीवन एक चाल है? मुझे यकीन नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है जो वीचैट ग्रुप के लोगों के साथ हुआ है, किशन ने कहा। केवल सहायता के संदेश के आधार पर उसने इतना सब कुछ समझ लिया। ये कहना होगा कि उसमें वास्तव में एक शीर्ष प्रेत गुरु बनने की क्षमता थी, जो चल रही घटनाओं के प्रति बहुत सटीक था। जैसे ही किशन बोला, उसने लाल रंग की आभा वाली दुनिया की ओर देखा। लेकिन अगर, जैसा कि तुमने कहा, ये पिशाच पुनर्जीवन की घटना वास्तव में रोहित द्वारा रची गई थी, तो ये भयानक होगा। इतने बड़े पैमाने का प्रेत क्षेत्र हंग्री घोस्ट घटना और घोस्ट पेंटिंग घटना के बराबर है, जो सभी इस स्तर की अलौकिक घटनाएं हैं। सागर की सांसें भी भारी हो गईं। उसने हमेशा रोहित को नीचा दिखाया था, केवल बाद में उसे स्वीकार करना पड़ा कि उस व्यक्ति में कुछ क्षमता थी। लेकिन अगर रोहित वैसा ही था जैसा किशन ने कहा, तो रोहित वाकई डरावना था। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम सहायता प्रदान नहीं करने वाले हैं? अंत में उसने एक और प्रश्न पूछा। किशन ने अपना सिर हिलाया। बेहतर होगा कि जाकर देख लें। अगर रोहित मरा नहीं है तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। वह कोई तरकीन व्यक्ति नहीं है और न ही वह ऐसा प्रेत गुरु है जिसकी मानसिक स्थिति टूट चुकी हो। इस बात की संभावना अधिक नहीं है कि वह हमारे खिलाफ हो जाएगा। बेशक अगर मेरा अनुमान गलत है और रोहित वास्तव में पिशाच बन गया है, तो वीचैट ग्रुप की सहायता करना हमारे अपने हित में भी है। इस महत्वपूर्ण क्षण में केवल आत्मसंरक्षण पर टिके रहना और शरण खोजना मुसीबत को दावत देना है। मैं इस पर अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकता। इसके साथ ही वह सोफे से खड़ा हो गया। जयपुर मुख्य शहर जाने के लिए तैयार। क्या होगा अगर रोहित मरा नहीं है? सागर भी उसके पीछे हो लिया। अगर रोहित मरा नहीं है तो ये हमारे लिए एक तमाशा है। मित्र मंडली मुख्यालय से नहीं है, इसलिए यदि वे मरते हैं तो मर जाएं। इन दिनों प्रेत गुरु हर समय मरते रहते हैं। रोहन जीवित बचेगा या नहीं, ये रोहित पर निर्भर करता है, और यदि मुख्यालय जवाबदेही चाहता है तो वह रोहित पर गिरेगी, हम दर्शकों पर नहीं, किशन ने उदासीन भाव से कहा। सागर ने सहमति में सिर हिलाया। उसे ये तर्क सही लगा। वे अकेले नहीं थे जो ऐसा सोच रहे थे। प्रतीक भी प्रेत क्षेत्र के भीतर एक निश्चित सड़क पर एक बेंच पर बैठा था और संकट का संदेश देखने के बाद विचार कर रहा था। दिलचस्प है, मित्र मंडली के लोगों का भी ऐसा दिन आ गया कि मुख्यालय को उनके लिए संकट का संदेश भेजना पड़ रहा है। यह अभूतपूर्व है।
क्या रोहित के न मरने का संदेह है? अन्यथा पिशाच के हमले का स्थान बहुत अधिक संयोगपूर्ण है। प्रेत क्षेत्र इतने बड़े क्षेत्र को कवर करता है, फिर भी जयपुर मुख्य शहर के अलावा किसी अन्य स्थान पर हमला नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और तेजी से जयपुर मुख्य शहर की ओर चल पड़ा। अब असामान्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यहाँ बैठने की जरूरत नहीं थी। यदि जयपुर मुख्य शहर में प्रेत पहले ही प्रकट हो चुके थे तो अन्य स्थान संभवतः सुरक्षित थे। क्या रोहन को सहायता की आवश्यकता है? दूसरी ओर ली जुन ने संदेश पर नजर डाली और बिना सोचे समझे तुरंत घटनास्थल की ओर चल दिया। उनके अलावा अमरीश, अनुपम, चार्ल्स, मैथ्यू, पुनीत, अनिल और अन्य जिन्हें संदेश मिला था, उन्होंने भी स्थिति देखने के लिए जयपुर मुख्य शहर जाने का फैसला किया। कुछ लोग उत्साह के लिए वहां थे, तमाशा देखने के लिए, कुछ वास्तव में सहायता करने का इरादा रखते थे, अन्य लोग आत्मसंरक्षण के लिए बाकी लोगों के साथ एकजुट होना चाहते थे। इस बीच मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष के अंदर जिसने टेक्स्ट संदेश भेजा था वह कोई और नहीं बल्कि अरूप गुप्ता था। वह अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठा था, उसकी थकी हुई आंखें उसके बगल में कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकती जानकारी को देख रही थीं, हालांकि वह जानकारी अधूरी थी जिसमें हस्तक्षेप किया गया प्रतीत होता था। अरूप गुप्ता, हालांकि आज आप इस घटना के प्रभारी हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप अभी सहायता के लिए अनुरोध क्यों भेज रहे हैं? इससे पहले रोहन पहले ही संकट का संकेत भेज चुका था। सम्मेलन कक्ष में भीड़ नहीं थी, केवल कुछ ही लोग मौजूद थे। बोलने वाला रूबल था, जिसने अपने मिलनसार दिखने के बावजूद संदिग्ध नजर डाली। उसे संदेह था कि अरूप गुप्ता जानबूझकर देरी कर रहा था ताकि मित्र मंडली के लोगों को इस अलौकिक घटना में खत्म किया जा सके। ऐसी चीजें हैं जिनकी पुष्टि की आवश्यकता है, कुछ जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है, अरूप गुप्ता ने शांति से कहा। मित्र मंडली के लोगों को भयंकर प्रेत के हमले की पहली लहर का सामना करने देना एक बहुत ही किफायती सौदा है। जीवित रहने पर वे मेरे लिए मुख्यालय के एक कंप्यूटर से भी कम मूल्य के हैं। कचरे को कचरे के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। रूबल स्तब्ध रह गया। वह सुन सकता था कि अरूप गुप्ता मित्र मंडली से बहुत असंतुष्ट था। लेकिन इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, है ना? एक प्रेत नियंत्रक की मृत्यु अच्छी बात नहीं है, एक अन्य टीम लीडर ने याद दिलाया। जब आवश्यक होगा मैं विश्वजीत को भेजूंगा। महेश बाबू और ताबूत की कील को फिलहाल नहीं हटाया जा सकता, अरूप गुप्ता ने धीरे से कहा। अलौकिक घटनाओं को संभालते समय आप अपने सभी इक्के एक ही बार में नहीं खेल सकते। विश्वजीत, रूबल के दिल में सिहरन दौड़ गई। यह एक बहुत ही जाना पहचाना नाम था। अगर उसे सही से याद था तो वह अनिकेत के साथ उसी बैच का प्रेत नियंत्रक था जो पुरानी योग्यताओं वाला एक अनुभवी था। उस समूह के अधिकांश लोग पहले ही मर चुके थे और विश्वजीत भी इसका अपवाद नहीं था। ऐसा लगता था कि वह एक भयंकर प्रेत के पुनर्जन्म से लगभग मर चुका था और उसे प्रेत ताबूत में प्रवेश करना पड़ा था। इससे पहले कि वह इस बारे में पूरी तरह सोच पाता, सम्मेलन कक्ष की रोशनी अचानक कम हो गई। चारों ओर सब कुछ अंधेरे की चपेट में आता हुआ लग रहा था और अदृश्य लाल रोशनी की एक परत तेजी से पीछे हट रही थी। उस अंधेरे के सबसे गहरे हिस्से से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उस व्यक्ति का चेहरा काला पड़ गया था, जो किसी मृत व्यक्ति जैसा दिख रहा था। उसका शरीर एक सिहरन पैदा करने वाली ठंडक छोड़ रहा था और वह बहुत ही अकड़े हुए आंदोलनों के साथ आगे बढ़ रहा था, जैसे कि वह कोई कठपुतली हो। विशेष रूप से उसकी आंखें सुन्न और निर्जीव थीं, फिर भी उनमें से एक अजीब और डरावनी चमक निकल रही थी। इससे भी अधिक विचलित करने वाली बात वह पुरानी खुरदरी भान की रस्सी थी जो विश्वजीत के हाथ में थी, जो शायद मुर्दों को लटकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी जैसी थी। वह वास्तव में अभी भी जीवित है। रूबल की आंखें अविश्वास से फैल गईं, उसके दिल में एक अनजाना डर समा गया और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। उसे इस विश्वजीत के प्रति एक अकथनीय भय महसूस हुआ। रोहित मरा नहीं है, विश्वजीत बोला। उसकी आवाज़ कर्कश और अजीब थी, जो काफी परेशान करने वाली थी। मुझे पता है, उस परिमाण के हमले से किसी के जीवित रहने का एकमात्र कारण ये हो सकता है कि उसने एटोम म्यूजिक बॉक्स का उपयोग किया हो। अरूप गुप्ता के चेहरे का भाव शांत रहा। वह विश्वजीत के निष्कर्ष से बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। क्या आपको पता था कि रोहित अभी भी जीवित है? फिर आपने अपनी मित्र मंडली को प्रेत के हमले का सामना करने के लिए क्यों कहा? अभी अभी बोलने वाला टीम लीडर झटके से खड़ा हो गया। अरूप गुप्ता ने उसकी ओर देखा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि रोहित जीवित है या मृत? कभी कभी प्रेतों और मनुष्यों के बीच कोई सीमा नहीं होती। कभी कभी मनुष्य प्रेतों से भी अधिक खतरनाक हो सकते हैं। टीम लीडर के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह अरूप गुप्ता की बातों के पीछे का अर्थ समझ गया था और उसे बहस करने का कोई कारण नहीं मिला। बाहर जो कुछ भी हो रहा था उसका रोहन से कोई लेना देना नहीं था, जो इस समय जयपुर मुख्य शहर की ऊपरी मंजिल पर था।
जब उसे संदेह हुआ कि रोहित अभी भी जीवित है तो उसने वास्तव में एक संकट का संकेत भेजा था, लेकिन अब वह उस उपकरण की अनदेखी कर रहा था। यहाँ तक कि सैटेलाइट फोन को भी एक तरफ फेंक दिया गया था, जो अब उसके ध्यान के लायक नहीं था। इस समय भले ही मुख्यालय उसे बचाने के लिए सहमत हो जाए, तब तक जीवित रहने की संभावना बेहद कम थी। फिर भी उसने सोचा कि संकेत भेजना बिल्कुल न भेजने से बेहतर है। शायद, सिर्फ शायद, इसकी वजह से वह बच जाए। हालांकि कठोर वास्तविकता ने कोई उम्मीद नहीं छोड़ी। फर्शों के बीच डोलती विशाल काली छाया अब लंबी डग भर रही थी, कदम दर कदम उसके करीब आ रही थी। छाया ही प्रेत है। अगर मैं उस चीज को रोक सकूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, रोहन ने चुपचाप सोचा। उसने उस घोस्ट श्राउड प्रेत कफन पर अपनी उम्मीद नहीं टिकाई जो उसने पहना था। सच है, प्रेत कफन भयंकर प्रेतों के हमले से बचा सकता था, लेकिन ये पूर्ण सुरक्षा नहीं थी। वरना जिस व्यक्ति के पास पहले ये कफन था, वह कैसे मरा? तभी रोहन ने एक साथ अपने दोनों पैर ऊपर उठाए, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव होता, लेकिन उसके शरीर पर यह विचित्र रूप से हुआ, जैसे कि कोई अज्ञात शक्ति उसे जमीन से ऊपर उठा रही हो। उसके पैर उठने के बाद छाया के नीचे से, जहां उसके पैर होने चाहिए थे, अचानक मृत जैसे तलवों की एक जोड़ी बाहर निकली, जो लाश के धब्बों से ढकी हुई थी, डरावनी और ठंडी, जिसने उसके पैरों की जगह ले ली और जमीन पर उतर गई। अब वह ऐसा लग रहा था जैसे खूंटियों पर खड़ा हो, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे बल्कि हवा में लटके हुए थे। फिर भी वह सामान्य रूप से चल सकता था, क्योंकि प्रेतवाधित पैरों की एक जोड़ी उसके लिए कदम उठा रही थी। जिस प्रेत को वह नियंत्रित करता था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। वह जानकारी का एक छिपा हुआ हिस्सा था जो दूसरों के लिए अज्ञात था, लेकिन उसकी मित्र मंडली में कई लोग इसके बारे में जानते थे। ये प्रेत जानबूझकर किसी के द्वारा रोहन को सौंपा गया था, जिसका कोड नाम था घोस्ट स्टॉम्पर, प्रेत कुचलने वाला। इसे लोगों को रौंदने वाला प्रेत भी कहा जाता था। ये प्रेत बहुत खास था। चलते समय जब ये मृत जैसे तलवे किसी व्यक्ति पर पड़ते तो निसंदेह उस जीवित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, यहाँ तक कि एक प्रेत नियंत्रक भी इस प्रेत के प्रहार को सहन नहीं कर पाता। सबसे अनूठा पहलू यह था कि यह वास्तविक प्रेतों के संपर्क में आ सकता था। रोहन ने एक बार एक अलौकिक घटना के दौरान एक सच्चे प्रेत को लात मारकर दूर भगाने के लिए इन भयानक तलवों का उपयोग किया था। जिस प्रेत को लात मारी जाती, वह संभवतः कुछ सेकंड, दसियों सेकंड या कई मिनटों के लिए निष्क्रिय अवस्था में चला जाता। उस दौरान प्रेत बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं करता, और यदि तालमेल अच्छा हो तो कोई सीधे एक परेशान करने वाली अलौकिक घटना को हल कर सकता था। प्रेत क्षेत्र के साथ घोस्ट स्टॉम्पर और फिर प्रेत कफन के संयोजन से रोहन को विश्वास था कि वह इस रैंक से नीचे की किसी भी अलौकिक घटना का सामना कर सकता है। एक टीम लीडर के रूप में भी वह इन 3 प्रेतों की क्षमताओं के साथ दूसरों का सम्मान पा सकता था। मुझे बस उस सिरविहीन प्रेत छाया के करीब आने की ज़रूरत है। एक बार जब मैं इस पर पैर रख दूंगा तो यह चाहे जो भी हो प्रतिबंधित हो जाएगी, और मैं निश्चित रूप से उस छाया के हाथों नहीं मरूंगा, रोहन ने मन ही मन सोचा। प्रेत हाथ का सामना करते समय वह कुछ हद तक शक्तिहीन लग रहा था, लेकिन ये प्रेत छाया अलग थी। छाया जमीन पर थी, वह उस पर कदम रख सकता था और उसे लात मार सकता था, लेकिन वह प्रेत हाथ जो अभी उसके शरीर से निकला था, वह अलग था। उसके पैर उस पर कदम नहीं रख सकते थे, वह केवल प्रार्थना कर सकता था कि प्रेत कफन टिका रहे। जमीन और दीवारों पर दिखाई दे रही प्रेत छाया की गति तेज हो गई। वह अब रोहन के करीब पहुंच चुकी थी, और इसी क्षण उस गहरी और घनी छाया ने अपना हाथ फैलाना शुरू कर दिया। ये हाथ अब केवल एक छाया नहीं था, यह जमीन से ऊपर उठा और रोहन के हाथ को पकड़ लिया। रोहन पीछे नहीं हटा, उसका प्रेत क्षेत्र दबा दिया गया था और वह चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता था। वह केवल उस सिरविहीन प्रेत छाया के हाथ को खुद को पकड़ने दे सकता था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसके शरीर पर मौजूद प्रेत कफन ऐसे हमले को रोक सकता है। वास्तव में रोहन ने उस पकड़े हुए स्थान के माध्यम से अपने हाथ में एक ठंडी सांस को घुसने की कोशिश करते हुए महसूस किया, जो उसके पूरे हाथ को सुन्न करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि उस कफन ने, जो किसी लाश से उतरी हुई खाल जैसा लग रहा था, अपना काम किया और उस हमले को अलग कर दिया, जिससे उसकी जान एक बार फिर बच गई। जब उस पर हमला किया जा रहा था, तब उसने भी जमीन पर मौजूद सिरविहीन छाया पर हमला किया। एक मृत व्यक्ति के धब्बों से ढके हुए पैर उठे, एक कदम आगे बढ़े और जमीन पर मौजूद उस लंबी छाया पर पड़ गए। वह छाया, मानो किसी अज्ञात भयंकर प्रेत द्वारा हमला किए जाने पर इसे रोकने में असमर्थ थी। जिस काले हाथ ने रोहन को पकड़ा था, उसने अचानक उसे छोड़ दिया और हवा से गिर गया, और एक बार फिर जमीन पर एक छाया बन गया। उसी समय पूरी सिरविहीन प्रेत छाया हिलने लगी, जैसे कि वह संघर्ष कर रही हो या पीछे हट रही हो। जेमिनाई सेड, सिरविहीन प्रेत छाया के हमले को न केवल पूरी तरह से विफल कर दिया गया, बल्कि उसे दबा भी दिया गया।
रोहित का तीसरा प्रेत उतना डरावना नहीं है जितना मैंने सोचा था। रोहन की आंखों में एक चमक आई और उसका आत्मविश्वास फिर से लौट आया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने उस छटपटाती हुई छाया की दिशा का पीछा किया। छाया का पिछला हिस्सा निश्चित रूप से वहीं ले जाता जहां रोहित था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह छाया मानो शून्य से प्रकट हुई थी, वहां कोई खड़ा नहीं था। लेकिन रोहन का अनुमान सही था। रोहित वास्तव में उसी स्थान पर था, लेकिन वह प्रेत क्षेत्र की तीसरी परत के भीतर था, जिसे देखना रोहन के लिए असंभव था। रोहन का आखिरी प्रेत सामने आ गया। मैंने वास्तव में उसे थोड़ा कम आंका था। यदि घोस्ट स्टॉम्पर का प्रहार होता है तो प्रेत छाया क्षण भर के लिए अनियंत्रित हो जाएगी, यहां तक कि मैं भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। ये लगभग वैसा ही है जैसे किसी प्रेत को पूरी तरह से जमा देना। रोहित की नज़रें थोड़ा घूमी और उन पैरों पर टिक गईं जो मृत लग रहे थे। वह ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या डोर नॉकिंग घोस्ट, हंग्री घोस्ट जैसी चीज़ों पर कदम रखने से वे सीधे दब जाएंगे। यदि इसे प्रेत क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाए तो यह और भी अचूक हो जाएगा। 3 प्रेतों का एक आदर्श संगम। मित्र मंडली ने निश्चित रूप से उसे टीम लीडर के रूप में आगे बढ़ाने के लिए सोच समझकर काम किया है। जान बचाने वाला प्रेत क्षेत्र, दूसरे प्रेतों को रोकने वाले पैर, और प्रेत कफन जो भयंकर प्रेतों के हमलों को रोकता है। अगर मेरे पास प्रेत हाथ पर नियंत्रण नहीं होता तो मैं वास्तव में उससे कमतर होता। उसने अपना आकलन किया। यदि प्रेत हाथ में इन 3 प्रेतों को दबाने की क्षमता नहीं होती तो वह वास्तव में रोहन से काफी पीछे होता। हालांकि तुमने अभी तक सामान्य परिस्थितियों में सिरविहीन प्रेत छाया का सामना किया है। क्या तुम अगली छाया को झेल पाओगे? रोहित के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे, क्योंकि वह प्रेत छाया की और भी भयानक क्षमताओं को उजागर करना जारी रख रहा था। अध्याय 599, काली छाया का प्रसार। रोहन के विचित्र पैर वास्तव में विशेष थे, क्योंकि उस पर हमला करने वाली सिरविहीन प्रेत छाया को जबरन जमीन पर कुचल दिया गया था। वह हिलने डुलने में असमर्थ थी और केवल स्वाभाविक रूप से छटपटा रही थी, मानो इस भयानक दमन से बचने की कोशिश कर रही हो। दोनों के बीच का अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया था। रोहित स्तब्ध नहीं था, इसके बजाय उसे यही उम्मीद थी। वह जानता था कि किसी प्रेत की क्षमताओं में शक्ति या कमजोरी का कोई स्तर नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला कैसे करते हैं, साथ ही उनके पुनर्जीवन की सीमा क्या है। ठीक उसी तरह जैसे उसकी प्रेत आंख थी। शुरुआत में उसके पास प्रेत क्षेत्र भी नहीं था, लेकिन बाद में उसे यह प्राप्त हुआ, और अंततः उसकी प्रेत आंख इतनी विकसित हो गई कि वह उन प्रेतों को सीधे हटा सकती थी जो बहुत अधिक भयानक नहीं थे। इस प्रकार का परिवर्तन अतीत में अकल्पनीय था, और आज एटोन म्यूजिक बॉक्स के श्राप के तहत रोहित अपनी अमरता सुनिश्चित कर सकता था, जिसका अर्थ था कि अब उसे प्रेतों के पुनर्जीवन की चिंता नहीं थी। इन परिस्थितियों में प्रेतों की क्षमताओं का और अधिक पता न लगाना और उनका उपयोग न करना एक बर्बादी होती। यदि वह म्यूजिक बॉक्स के श्राप से जीवित बच जाता तो वह निश्चित रूप से प्रेतों को नियंत्रित करने के पथ पर दूसरों की तुलना में बहुत आगे बढ़ जाता। रोहित, मुझसे निपटना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। मेरा पिछला प्रस्ताव अभी भी कायम है। इसे अभी रोको और सब खत्म करते हैं। रोहन जोर से चिल्लाया। सिरविहीन प्रेत छाया पर खड़े होकर उसका आत्मविश्वास वापस आ गया था। बातचीत के लिए लाभ की स्थिति की आवश्यकता होती है। इससे पहले उससे रोहित से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, क्योंकि रोहित को लगा था कि उसके सभी लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं, वे मौत का सामना कर रहे हैं, और इसलिए उनके पास बातचीत करने की योग्यता नहीं है। रोहन ने अब प्रेत आंख के हमले को रोक दिया था, प्रेत हाथ की घुसपैठ को विफल कर दिया था, और उससे भी बढ़कर सिरविहीन प्रेत छाया को अपने पैरों तले रौंद दिया था। उसके दिल में उसे विश्वास था कि वह और रोहित अब बराबरी पर हैं। शायद उसके अपने तरीके थोड़े अधिक उग्र और भयानक थे, लेकिन अपने पास प्रेत कफन होने के कारण उसे इतनी आसानी से नहीं गिराया जा सकता था। यह अंतर अब बहुत बड़ा नहीं था। रोहित, छिपना बंद करो। मैं जानता हूं कि तुम जीवित हो। अगर तुम मर चुके होते तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारे बार बार किए गए हमलों ने साबित कर दिया है कि यह प्रतिशोध की कार्रवाई है। एक असली प्रेत केवल हमारी मित्र मंडली पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता है ना? रोहन ने कांपती हुई प्रेत छाया का पीछा करते हुए अपनी निगाहें वहां टिका दी जहां रोहित खड़ा था। ये संकेत साफ था, मुझे पता है कि तुम वहां हो। हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जिसे वयस्क भूल न सकें। मैं अपनी मित्र मंडली की ओर से आपसे माफ़ी मांगता हूं। इसके अलावा आपने आज काफ़ी परेशानी खड़ी कर दी है, इसे और आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन बड़ों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगले ही पल रोहित की आकृति प्रकट हुई। वह वास्तव में प्रेत छाया के दूसरे छोर पर खड़ा था। उसके पैरों के नीचे से एक काली छाया रोहन के पैरों तक फैली हुई थी।
रोहित का बेदाग चेहरा और उसकी ज़रूरत से ज़्यादा स्वस्थ त्वचा देखकर रोहन अपनी आंखें सिकोड़ने पर मजबूर हो गया। उसे यह अविश्वसनीय लगा। ये व्यक्ति 3 प्रेतों को नियंत्रित कर रहा था, लगातार उनकी शक्तियों का उपयोग कर रहा था, फिर भी उसमें सड़न या कमजोरी का कोई संकेत क्यों नहीं था। यदि यही जीवन शक्ति बनी रही तो दशकों तक प्रेतों के पुनर्जीवन का कोई खतरा नहीं होगा। वह तो सामान्य जीवन जी सकता है, शादी कर सकता है और बच्चे भी पैदा कर सकता है। वह अलौकिक समुदाय के भीतर एक पूर्ण अपवाद था। भले ही प्रेतों की शक्तियों में कोई छोटा बड़ा न हो, लेकिन अगर वास्तव में लड़ाई हुई तो मुझे यकीन है कि मेरे प्रेत का पुनर्जीवन पहले होगा, रोहन ने डूबते मन से सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह रोहित के साथ लंबे समय तक टिकने वाली लड़ाई नहीं लड़ सकता। 3 बनाम 3 प्रेतों की इस जंग में जिसकी हालत खराब होगी, उसकी मौत निश्चित थी। क्या पर्याप्त मुआवजा आपको संतुष्ट करेगा? रोहन ने बातचीत की कोशिश की। आप जो चाहें कहें, लेकिन मैं अभी भी मुख्यालय का कप्तान हूं। मुझे एक मौका दें। वह मरना नहीं चाहता था। यहां तक पहुंचने के लिए इतना सब कुछ सहने के बाद वह किसी दूसरे प्रेत नियंत्रक के हाथों मरने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकता था। रोहित ने उसकी ओर देखा और एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी छाया पर कदम रखकर और उस प्रेत कफन के भरोसे जो मैंने ही मुख्यालय को सौंपा था, तुम मेरे हमलों का सामना कर सकते हो? मैं तुमसे बात करने के लिए बाहर आया हूं। इसका कारण यह नहीं है कि मैं समझौता करना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम ये जानते हुए मरो कि तुम्हारी मौत क्यों हुई। बिना प्रेत पुनर्जीवन के भी मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी पूरी मित्र मंडली को नष्ट कर सकता हूं। मुझे अपनी कप्तान की पदवी से डराने की कोशिश मत करो। भोर होने से पहले मैं भी एक कप्तान हूं। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी मित्र मंडली ने मुझे कोई मौका नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि वे 6 बजे तक मेरा काम तमाम कर देंगे। इसलिए 6 बजते ही सब खत्म हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ बस वही कर रहा हूं जो तुमने मेरे साथ किया था, तुम्हारे अपने इलाके में उसे दोहरा रहा हूं। क्या यह उचित नहीं है? रोहन का चेहरा काला पड़ गया। शुरुआत तुमने की थी। क्या मुझे तुम्हारे द्वारा पूरी तैयारी करने तक का इंतजार करना चाहिए था? बच्चे भी जानते हैं कि लड़ाई की शुरुआत पहले करने से पलड़ा भारी रहता है। क्या मुझे ये तुम्हें समझाने की ज़रूरत है? मुझे पता है कि तुम समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुमने पहले कोई संकट संदेश भेजा था? वास्तव में लोग रास्ते में हैं, लेकिन ये बेकार है। उनके यहाँ पहुँचने से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अगर मेरा समय सही रहा तो वे पिनकैन टावर के नीचे बिल्कुल सही समय पर पहुँचेंगे तुम्हारी लाश उठाने के लिए। अपनी बात पूरी करने के बाद रोहित ने जमीन की ओर इशारा किया। और जितनी देर हम बात कर रहे थे, क्या तुमने गौर नहीं किया कि कुछ गलत हो रहा है? रोहन ने अचानक नीचे देखा। उसके पैरों के नीचे जिस काली छाया पर उसने कदम रखा था, वह अनजाने में फैल गई थी, जैसे पानी की सतह पर गाढ़ी स्याही की एक बूंद गिर गई हो और अपने आसपास की हर चीज को काला कर रही हो। वह क्षेत्र तेजी से विस्तृत हुआ और उनकी छोटी सी बातचीत के दौरान पूरी अधूरी ऊपरी मंजिल उस काली छाया से ढक चुकी थी। इतना ही नहीं, वह काली छाया जमीन से ऊपर उठने लगी थी, जो स्पष्ट रूप से हिलते डुलते शरीरों जैसी आकृतियां बना रही थी। भयंकर प्रेत पुनर्जीवित हो रहा है। रोहन का दिल हिंसक रूप से कांप उठा और उसने तुरंत रोहित की ओर देखा। क्या ये व्यक्ति पागल हो गया था, जो इतनी लापरवाही से एक भयंकर प्रेत की शक्ति का उपयोग कर रहा था? क्या उसे मरने का डर नहीं था? या फिर रोहित ने ठान लिया था कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वह मित्र मंडली के हर सदस्य को मार डालेगा? अब और सोचने का समय नहीं था। हालांकि उसने छाया पर कदम रखा था, लेकिन वह अंधेरे के इतने विशाल विस्तार को नहीं दबा सकता था। उसके पैरों के नीचे की अस्थिरता बढ़ती ही जा रही थी और वह ठंडी संवेदना, जो पहले उसके शरीर में नहीं घुसी थी, अब नीचे से ऊपर की ओर उमड़ रही थी। अचानक अंधेरी जमीन की गहराइयों से कई काले हाथ निकले। प्रत्येक हाथ ने रोहन की भुजाओं, पैरों और गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे जमीन के अंदर खींचने लगे। रोहन धंस रहा था। वह अपने नीचे के अंधेरे में पूरी तरह समा जाने वाला था, उस भयानक छाया द्वारा निगल लिया जाने वाला था। रोहित, हमारे बीच न कोई बैर है न कोई नफरत, फिर इस हद तक क्यों जा रहे हो? वह निराशा में चिल्लाया। उसे एहसास हो गया था कि वह हार रहा है। रोहित उस पर शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। यदि रोहन उस दिन पिनकैन टावर में नहीं होता तो शायद वह उसे मारने के लिए अपना रास्ता नहीं बदलता और मुख्यालय का कुछ सम्मान रखता। लेकिन आज वह वहां था। इसका मतलब था कि वह उसके खिलाफ की गई साजिशों में शामिल था। कोई बैर या नफरत नहीं। ये कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसने वास्तव में रोहित को 3 साल का बच्चा समझ लिया था, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके? क्या इस दुनिया से चुपचाप गायब हो जाना ही बेहतर नहीं है? रोहित उसके पास चलकर आया। उसके चेहरे पर बर्फीले भाव थे।
उसने सीधे हाथ बढ़ाकर रोहन की गर्दन पकड़ी और उसे जमीन पर दबा दिया। जेमिनाई सेड। सिरविहीन प्रेत छाया उसे बहुत धीरे धीरे निगल रही थी। रोहित और इंतजार नहीं कर सकता था। रोहित की इस कार्रवाई ने रोहन को पूरी तरह से निराश कर दिया। उसे एहसास हुआ कि इस समय प्रेत का फन कोई प्रभाव नहीं डाल रहा था। उस ठंडी छाया ने तुरंत उसके शरीर पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद जिस जिस स्थान को उस छाया ने घेरा, वहां से रोहन की संवेदना पूरी तरह खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर बड़ी तेजी से अपना मालिक बदल रहा हो। क्या इस रोहित के पास छिपी हुई शक्तियां हैं? वह मेरे प्रेत को दबा सकता है। ये घोस्ट एनवॉय की शक्ति है। रोहन संघर्ष करना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह बेबसी से रोहित को देखता रहा जिसने उसे उस अंधेरी प्रेत छाया में धकेल दिया था, जहां वह तेजी से डूब गया और निगल लिया गया। प्रेत का फन को पूरी तरह से निष्प्रभावी करने के लिए वास्तव में पूरे 3 कोटा स्लॉट लगते हैं। रोहित ने छाया में गायब होते रोहन को देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। उसे एहसास हुआ कि उसने प्रेत का फन को कम आंका था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे कुछ समय के लिए हंग्री घोस्ट ने पहना था, या फिर प्रेत का फन अपने आप में इतना भयानक था कि पहले कमजोर होने के कारण वह इसकी पूरी क्षमता को नहीं देख पाया था? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेत का फन मेरा है। क्षमता जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छा है। अब तक ये कफन मेरे सामने आई सबसे अच्छी और नियंत्रित करने योग्य विचित्र वस्तु है, जिसके दुष्प्रभावों को मैं सहन कर सकता हूँ। रोहित की नज़रें सूक्ष्म रूप से घूमी। उसे रोहन के अन्य प्रेतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल उस प्रेत कफन को वापस पाना चाहता था जो मूल रूप से उसका था। जहां तक इसके उपयोग की बात थी, वह खुद इसे पहनेगा या बैकअप के रूप में रखेगा, यह फैसला वह बाद में करेगा। अध्याय 600 रमन का पुनरागमन। मुझे लगा था कि अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब पहुंचने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, लेकिन ली जुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां पहले से मौजूद होगे। इसी समय सागर और किशन बिना किसी हड़बड़ी के पिनकैन टावर के नीचे पहुंचे। उन्होंने देखा कि ली जुन वहां अकेला खड़ा था और इमारत की ऊपरी मंजिल की ओर देख रहा था। 100 मंजिला और 400 मीटर से अधिक ऊंचा ये टावर इतना विशाल था कि नीचे खड़े होकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ऊपर क्या हो रहा है। फिर भी ली जुन की किसी अंतरात्मा ने उसे बताया कि सबसे ऊपरी मंजिल पर कुछ घटित हो रहा है। मैं अभी अभी पहुंचा हूं, ली जुन ने ऊपर देखते हुए गंभीरता से कहा। इस इमारत में कुछ गड़बड़ है। पूरे टावर का संचालन रुक गया है। सभी लिफ्ट बंद हो गई हैं। अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी होंगी। चढ़कर ऊपर जाना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण चीज नहीं करने वाला। सागर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और फिर कहा, जब तक हम ऊपर पहुंचेंगे तब तक शायद सब कुछ खत्म हो चुका होगा। मैं ईमानदारी से यहीं इंतजार करना पसंद करूंगा। ली जुन ने उसकी बात का खंडन नहीं किया क्योंकि सागर की बात में कुछ सच्चाई थी। इतनी ऊंची इमारत पर चढ़ने में वास्तव में बहुत समय लग जाता। मैं आप दोनों को वहां ले जाने के लिए प्रेत क्षेत्र का उपयोग करने की कोशिश कर सकता हूं। ऐसा लगता है कि ऊपर किसी भयंकर प्रेत का हमला हुआ है, किशन ने पास आकर कहा। अभी के लिए इंतजार करते हैं। बिना सोचे समझे भयंकर प्रेतों की शक्ति का उपयोग न करें। यदि हमें ऐसा करना ही है तो कम से कम दूसरों के आने का इंतजार करें और फिर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। ली जुन ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में इस समय जल्दबाजी में कोई कदम उठाना बेहद खतरनाक था। जल्द ही प्रतीक, अनुपम, अमरीश और अन्य प्रेत नियंत्रक एक एक करके वहां पहुंचने लगे। इस बार प्रेत क्षेत्र के भीतर प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति संदेश मिलने के बाद यहां एकत्र हो गया था। चलो, अब जब वे सभी लोग यहां आ गए हैं जिन्हें होना चाहिए था, तो हमारी योजना क्या है? टीम का नेतृत्व कौन करेगा और कार्रवाई का प्रभारी कौन होगा? बोलने वाला सौम्यजीत था। उसका चेहरा गंभीर था और वह सीधे मुद्दे पर आया। शहर के नेताओं में से एक होने के नाते सौम्यजीत के लिए इस स्थिति को संभालना आवश्यक था। फिर भी इतनी बड़ी समस्या और हाल ही में पुष्टि की गई टीम लीडर योजना के साथ वह इन लोगों के सामने कुछ हद तक महत्वहीन लग रहा था। ली जुन ने सीधे तौर पर कहा, टीम लीडर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होने चाहिए और आप बाकी लोगों को सहयोग करना चाहिए। धप। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक आसमान से कुछ गिरा और बड़े शोर के साथ जमीन पर आ गिरा, जिससे कई लोग लगभग उछल पड़े। वह क्या है? कोई घबराकर आवाज के साथ उस दिशा की ओर मुड़ा। पास मत जाना, यह एक लाश है, सौम्यजीत ने एक नज़र देखते ही तीखी आवाज में कहा। जमीन पर गिरी हुई वस्तु उस ऊंची इमारत का कोई मलबा नहीं बल्कि एक विकृत लाश थी। लाश नग्न थी, उसकी पीली त्वचा दिखाई दे रही थी, जो किसी जीवित व्यक्ति जैसी बिल्कुल नहीं थी। सबसे भयानक बात यह थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद लाश के पैर अभी भी जमीन पर विचित्र रूप से खड़े थे।
पैरों की वह जोड़ी लिवोर मोटिस मृत्यु के बाद पड़ने वाले नीले धब्बे से ढकी हुई थी, बिना जूतों के थी और लाश के बाकी हिस्सों के साथ तेजी से विपरीत लग रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य भयंकर प्रेत जिसका ऊपरी आधा हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था वहां खड़ा हो। धिक्कार है, ये सच में एक लाश है, कई लोगों ने पुष्टि की, फिर तेजी से पीछे हट गए और दूरी बना ली। इस स्थिति में ऊंची इमारत से गिरी हुई लाश का मिलना निश्चित रूप से कोई अच्छी बात नहीं थी और यह एक दुष्स्वप्न की शुरुआत भी हो सकती थी। ली जुन की नज़रें स्थिर थीं और उसने करीब जाकर जांच करने का फैसला किया। सभी लाशें प्रेतों की मौजूदगी का संकेत नहीं होती, कोई नहीं जानता था कि पिनकैन टावर की ऊपरी मंजिल पर वास्तव में क्या हो रहा है, सिवाय इसके कि उस पर भयंकर प्रेतों ने हमला किया था और मदद के लिए पुकार भेजी गई थी। ली जुन को करीब जाते देख दूसरों ने उसे नहीं रोका। इस मोड़ पर वास्तव में किसी के लिए स्थिति की जांच करना आवश्यक था। हालांकि यह जोखिम भरा था, लेकिन वहां खड़े होकर ऊंची इमारत से गिरी अज्ञात लाश को घूरने से बेहतर था। ली जुन के करीब पहुंचने के बाद उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। हालांकि लाश अब पहचानने योग्य नहीं थी, लेकिन शरीर के भीतर ही कुछ अजीब सा गुण लग रहा था। ऐसी स्थिति में भी शरीर थोड़ा कांप रहा था। ये गति तंत्रिका रिफ्लेक्स के कारण नहीं थी, बल्कि एक तरकीन शक्ति से आ रही थी। यह रोहन है। लाश की पहचान करने के लिए संघर्ष करने के बाद ली जुन अचानक चिल्ला उठा। क्या? पास के कई लोग चौंक गए। ये लाश रोहन की थी। असंभव, रोहन बस ऐसे ही मर गया। कितना समय बीता है। भले ही प्रेत भयानक हो, उसे इतनी जल्दी एक टीम लीडर को नहीं मारना चाहिए था। कम से कम कुछ देरी तो होनी चाहिए थी। सागर की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके शरीर में एक अनजाना डर दौड़ गया। उसने अपनी मित्र मंडली में कुछ नुकसान की आशंका जताई थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक टीम लीडर, रोहन, पहले ही मर चुका होगा। अगर वह मर गया है तो उसके शरीर के अंदर का प्रेत निश्चित रूप से दोबारा जीवित होने वाला है। हम अब पिनकैन टावर में और नहीं रह सकते। ये भयंकर प्रेतों के साए वाला एक भयानक स्थान बन जाएगा। कौन जानता है कि अब तक मित्र मंडली किस हाल में होगी और कितने प्रेत नियंत्रक मर चुके होंगे। किशन ने तुरंत कहा। ये सुनकर अन्य लोग भी सहमति में सिर हिलाने लगे। यदि वास्तव में अज्ञात संख्या में प्रेत नियंत्रक मर चुके थे, तो इसका अर्थ था कि इमारत में कई भयंकर प्रेत हो सकते थे। इसके अलावा टावर की 100 मंजिलों और विशाल, जटिल बनावट को देखते हुए ऐसी जगह में प्रवेश करने के विचार से ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। अभी हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें पहले रोहन से निपटने का तरीका खोजना होगा। हम भयंकर प्रेत को अभी दोबारा जीवित नहीं होने दे सकते। सौम्यजीत ने सभी को याद दिलाया और तत्काल खतरे को न भूलने का आग्रह किया। बिना एक शब्द बोले ली जुन ने तुरंत कहा, सागर, सौम्यजीत, अमरीश, तुम लोग मेरे साथ आओ। उसने जल्दी से अपनी टीम का नाम लिया और रोहन के शरीर को सबसे पहले इकट्ठा करने के इरादे से एक अस्थायी दस्ता बनाया। इस बीच टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर रोहित टूटी हुई कांच की दीवार के सामने खड़ा नीचे देख रहा था। वह नीचे जो कुछ भी हो रहा था उसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। जहां तक कुछ देर पहले रोहन के शरीर की बात थी, उसने उसे नीचे फेंक दिया था। उसे शरीर के अंदर के प्रेत से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह केवल प्रेत कफन के पीछे था। इस प्रकार वर्तमान स्थिति वैसी ही थी जैसी उसने पहले कही थी। अन्य लोग केवल रोहन के शरीर को लेने ही पहुंच पाएंगे, सहायता का कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके प्रेत क्षेत्र में सब कुछ नियंत्रण में था। यदि वह नहीं चाहता तो बहुत से लोग पिनकैन टावर को ढूंढ भी नहीं पाते, बल्कि शहर में ही बुरी तरह भटक जाते। रमन के शरीर पर प्रेत कैंची नहीं मिली। क्या उसने उन्हें छिपा दिया था? रोहित ने अपनी निगाहें हटाईं और पास में पड़े रमन के शरीर की ओर मुड़ा। वह शरीर विचित्र था। वहां न तो कोई पुनर्जीवित होता प्रेत था और न ही प्रेत कैंची। यदि उसकी पहचान की पुष्टि नहीं हुई होती तो रोहित को इस बात पर भी संदेह होता कि क्या ये रमन असली है। आखिरकार पिनकैन टावर के अध्यक्ष के लिए केवल एक जोड़ी प्रेत कैंची के साथ सत्ता में आना अकल्पनीय था। वह भी एक वास्तविक प्रेत नियंत्रक रहा होगा और संभवतः सामान्य से अलग एक अपवाद भी। फिर भी वह इतनी सफाई से मर गया था, बिना किसी संघर्ष के संकेत के। इमारत के नीचे एक सेफ हाउस सुरक्षित कमरा है। शायद मुझे वहां देखना चाहिए। सम्मेलन कक्ष में सभी को मारने के बाद रोहित ने इस मित्र मंडली के रहस्यों को गहराई से जानने का फैसला किया। कम से कम वह प्रेत कैंची ढूंढना चाहता था। चूंकि उसने अब तक कार्रवाई की थी, इसलिए वे अजीब हमले जो उसे निशाना बना रहे थे दोबारा नहीं हुए थे। दूसरे शब्दों में, वह अपराधी जिसने उसे सड़कों पर लगभग मार ही डाला था, अभी तक सामने नहीं आया था। वह जमीन पर पड़ा रोहन या रमन नहीं था। ये देखते हुए कि प्रेत कैंची भी नहीं मिली थी, उसके पास यह मानने का कारण था कि प्रेत कैंची का धारक ही असली अपराधी था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, जेमिनाई सेड,
उसके चारों ओर अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। ये हवा तेज तो नहीं थी, लेकिन इसमें सड़न की एक अजीब सी दुर्गंध थी, मानो हवा के स्रोत पर कोई लाश पड़ी हो और यह गंध सीधे वहीं से आ रही हो। क्या ये लोग तुम्हारे द्वारा मारे गए हैं? अचानक आसपास के वातावरण में एक कर्कश आवाज गूंजी। पता नहीं कब पास की इमारत की परछाइयों में एक आकृति रहस्यमयी तरीके से प्रकट हो गई थी। वह आकृति सूखी हुई थी, जैसे लंबे समय से सुखा गई कोई लाश हो जिसमें नमी की बिल्कुल कमी हो। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, जो पूरी तरह से गड्ढों में भरी हुई थीं और दिखने में बहुत उग्र और डरावनी लग रही थीं। उसके स्वरूप में आए भारी बदलाव के बावजूद उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सकती थी। रोहित की नज़रों में आश्चर्य का एक अंश उभरा, फिर उसने तुरंत खुद को संभाला। रमन, यह मैं ही हूँ। ऐसा लगता है कि तुमने मेरे दूसरे स्वरूप के बारे में कुछ गड़बड़ महसूस कर ली थी और तुम ज्यादा हैरान नहीं लग रहे हो। रमन ने रोहित को ठंडी नज़रों से देखा। वह वहां एक भयंकर प्रेत की तरह खड़ा था, जिससे बड़े खतरे का आभास हो रहा था। तुम भी उनकी मौत से हैरान नहीं लग रहे हो, मानो तुम्हें पता था कि यह मेरा ही काम है, रोहित ने उसे देखते हुए कहा। हालांकि तुम पहले प्रेत नियंत्रक हो जो मेरे प्रेत क्षेत्र में इस तरह सीधे घुसने में सक्षम हुए हो। प्रेत क्षेत्र की 3 परतें रमन की घुसपैठ को नहीं रोक पाईं, यहाँ तक कि उसे थोड़ा भी प्रभावित नहीं कर सकीं। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि रमन एक निश्चित सीमा तक कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक था। प्रेत क्षेत्र में घुसपैठ, यह विशेष रूप से कठिन नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं घोस्ट एनवॉय के प्रेत क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकता हूं, रमन ने कहा। लेकिन मेरी स्थिति वास्तव में खराब है, जिसने मुझे अपनी जगह कंपनी संभालने के लिए अपने मूल स्वरूप को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वरना मेरी प्रेत कैची के सामने तुम्हारे जीवित रहने की कोई संभावना नहीं होती। रोहित की निगाहें पैनी हो गईं। इस बयान ने बहुत सारी जानकारी उजागर कर दी। रमन के पास घोस्ट एनवॉय के प्रेत क्षेत्र पर आक्रमण करने की क्षमता थी और उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जो रीबूट का संकेत देती थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पिछला हमला पूरी तरह से पुष्ट हो गया था। रोहित के सिर में चोट लगी थी, खोपड़ी फट गई थी, जिससे पुष्टि हुई कि वह प्रेत कैंची का हमला था। हमले का तरीका अभी भी स्पष्ट नहीं था। उसे संदेह था कि यह डोर नॉकिंग घोस्ट के समान कोई श्राप था, जहां प्रेत कैंची के सक्रिय होने की स्थिति का ट्रिगर होना आसान रहा होगा, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से किसी मोड़ पर इसका शिकार हो गया था। खराब स्थिति, तुम दुर्भावनापूर्ण प्रेतों के पुनरुत्थान के कारण मरने वाले हो, है ना? तुम मुझसे ज्यादा समय से प्रेत नियंत्रक रहे हो और तुम्हारी क्षमताएं काफी अनोखी हैं। इन परिस्थितियों में तुम्हारा जीवित रहना ही एक चमत्कार है। मुख्यालय के उस महेश बाबू को छोड़कर, जो एक अपवाद है, किसी ने भी दुर्भावनापूर्ण प्रेतों के पुनरुत्थान की समस्या को पूरी तरह से हल नहीं किया है, रोहित ने अपने विचारों को वापस खींचते हुए उदासीनता से कहा। उसने खुद को प्रेत दर्पण के सामने फांसी पर लटका लिया था, जिससे प्रेत छाया क्रैश हो गई थी। प्रेत हाथ का उपयोग करते हुए उसने घोस्ट एनवॉय के कुछ लक्षणों को मिला लिया था, जिससे 3 प्रेतों को दबाने का कोटा सुरक्षित हो गया था। फिर उसने प्रेत धोखेबाज को लगातार अपने शरीर की मरम्मत करने दी। फिर भी उसे पुनरुत्थान के जोखिम का सामना करना पड़ा। ये रमन अपनी पूरी मित्र मंडली के संसाधनों के साथ भी रोहित से बहुत बेहतर स्थिति में नहीं हो सकता था। परछाइयों से बाहर निकलते हुए रमन ने अपने आसपास मौत की दुर्गंध को और भी तीव्र कर दिया। तुम गलत नहीं हो, मैं वास्तव में इस समस्या का सामना कर रहा हूँ। यह मेरी अंतिम चुनौती है। अगर मैं इसे हल कर लेता हूं, तो मैं हर किसी से आगे निकलने वाला पहला प्रेत नियंत्रक बन जाऊंगा। इसीलिए मैंने इंतजार करना चुना, इस चुनौती के समाधान का इंतजार करना। हालांकि तुम्हें मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे सभी लोग मर चुके हैं। अब ये सब कहने का क्या मतलब है? रोहित ने अपने पैरों के नीचे से प्रेत छाया को वापस खींचते हुए कहा। उसके माथे पर मौजूद प्रेत आंख एक पल के लिए भी रमन के शरीर से नहीं हटी। ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन अगर लड़ाई शुरू हुई तो वह एक पल में हो जाएगी। हालांकि इसका कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये स्वीकार्य सीमा के भीतर है। आखिरकार जब तक तुम आज मर जाते हो, सब कुछ धीरे धीरे बहाल किया जा सकता है। रमन रुक गया, वह थका हुआ लग रहा था। उसका अजीबोगरीब शरीर सक्रियता बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, जिससे वह झुकने और पास की एक ऑफिस डेस्क पर आराम करने के लिए मजबूर हो गया। मुझे हराओगे? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? रोहित ने शांति से पूछा। वह अब एटोन म्यूजिक बॉक्स द्वारा शापित था और पुनर्जीवित प्रेत भी उसकी चेतना को नहीं छीन सकते थे। जब तक कि वह श्राप उसकी जान लेने न आ जाए, रोहित खुद भी नहीं जानता था कि उसे कैसे मारा जा सकता है। रमन उसे हराना चाहता है। रोहित को इस पर विश्वास नहीं हुआ। चलो एक कोशिश करके देखते हैं। रमन की आवाज़ अजीब थी, लेकिन उसका लहजा सहज था।
मानो रोहित के जीवन का कोई मोल न हो, या शायद वह किसी को भी अमर नहीं मानता था। ठीक है, तुम्हें ये चाहिए है ना? अचानक उसने अपनी जेब से एक पुरानी कैंची निकाली। कैंची का डिज़ाइन आधुनिक नहीं बल्कि भारत के ब्रिटिश काल रिपब्लिक ऑफ इंडिया पीरियड का था। सबसे विशेष बात यह थी कि कैंची के हत्थे भयानक काले बालों में लिपटे हुए थे जो अभी भी खोपड़ी से जुड़े थे और कुछ जगहों पर वे सड़ने लगे थे। मुझे मार डालो और ये तुम्हारी है। रमन के दुबले चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान एक असली भयंकर प्रेत की तरह इतनी अजीब थी कि उसने ऐसी सिहरन पैदा कर दी जिसे बयां नहीं किया जा सकता था। कोशिश करो, रोहित ने बेपरवाह होकर कहा, मानो वह उसे गंभीरता से नहीं ले रहा हो। लड़ने से वह अपने जीवन में कभी नहीं डरा था। एक और मूर्ख छोकरा, बिल्कुल उस भ्रमित बच्चे की तरह। अगर तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो तो मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। याद रखना, अपने अगले जन्म में जब तुम स्कूल से समाज में आओगे तो झुकना और घुटने टेकना सीख लेना। उन्हें परेशान मत करना जिन्हें नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रमन ने रोहित को एक अनुभवी वरिष्ठ के लहजे में सलाह दी। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, रोहित को अचानक अपने शरीर में भारीपन महसूस हुआ, जैसे वह अपनी पीठ पर कुछ लादे हुए हो। नहीं, ऐसा जैसे नहीं था, वह वास्तव में कुछ ले जा रहा था। उसकी पीठ पर कोई ठंडी लाश पड़ी हुई थी जो उसे नीचे दबाने की कोशिश कर रही थी। एक पल में रोहित लाश के वजन को और सहन नहीं कर सका और धप से जमीन पर गिर गया। उसके अंदर की प्रेत छाया विरोध करने में असमर्थ थी और सीधे दब गई। कड़क कड़क, वह अपनी पसलियों के टूटने की आवाज तक सुन सकता था। ये देखकर रमन खड़ा हो गया और बोला, अब विरोध करने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति इस प्रेत को ढोते हुए कुचल कर मर जाएगा और यहाँ तक कि एक प्रेत भी दब जाएगा। घोस्ट एनवॉय के विपरीत यहाँ संख्या की कोई सीमा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने प्रेतों को नियंत्रित करते हो। यदि तुम इसे ढो नहीं सकते तो वे सभी एक हद तक कमजोर हो जाएंगे। क्या तुम जानते हो कि मैं इतना दुबला क्यों हूँ? हर समय इस चीज को साथ लेकर चलना, भला मैं दुबला क्यों नहीं होता? उसने अपनी गर्दन और कंधों को घुमाया, मानो राहत के उस दुर्लभ क्षण का आनंद ले रहा हो। रोहित पर हमला करने के लिए इस प्रेत को एक शर्त पूरी करनी थी। जेमिनाई सैड, रोहित की ऊंचाई का रमन की ऊंचाई से अधिक होना ही इसकी शर्त थी। दूसरे शब्दों में, ये प्रेत एक निश्चित दायरे में सबसे लंबे व्यक्ति पर हमला करता था। अभी अभी रमन नीचे बैठ गया था और वहां केवल वे दो ही थे, वह और रोहित। इसलिए बिना किसी संदेह के प्रेत ने रोहित को अपना निशाना बनाया। यहाँ तक कि प्रेत क्षेत्र गोस्ट डोमेन की तीसरी परत की सुरक्षा भी इससे नहीं बचा सकी। ऐसा लग रहा था मानो प्रेत ने उसे लॉक कर दिया हो और वह चाहे कहीं भी छिप जाए, परिणाम वही रहता। तो तुम्हें लगता है कि तुम पहले ही जीत चुके हो? हालांकि रोहित उस लाश के वजन के नीचे हिल भी नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि उसकी छाती की हड्डी स्टर्नम टूटने की कगार पर थी और वह खून थूक रहा था। फिर भी उसने अपना सिर उठाया। अब उसकी दोनों प्रेत आंखें एक दूसरे के ऊपर आ गईं। उसी क्षण प्रेत क्षेत्र की छठी परत खुल गई। चारों ओर एक गहरा लाल प्रकाश छा गया। सामान्यतः प्रेत क्षेत्र की तीसरी परत एक हंग्री घोस्ट के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती थी। चौथी परत प्रेत ताबूत की सच्चाई उजागर कर सकती थी। पांचवी परत किसी व्यक्ति या औसत प्रेत को कुछ समय के लिए दुनिया से गायब कर सकती थी और ये गोस्ट एनवॉय के क्षेत्र में घुसपैठ की अनुमति देती थी। जहां तक छठी परत के ओवले होने पर क्या हो सकता था, रोहित खुद भी यह नहीं जानता था। वह बस इतना जानता था कि रमन खतरनाक था। वह अब कुछ भी बचाकर नहीं रखना चाहता था, क्योंकि पांचवी परत पहले ही यह पुष्टि कर चुकी थी कि वह इस व्यक्ति को कहीं और नहीं भेज सकती। अध्याय 601 ठहराव और टकराव। रोहित ने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि रमन द्वारा इस्तेमाल किया गया प्रेत हमले का पैंतरा इतना विचित्र होगा। वहां कोई संकेत नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी और यहाँ तक कि उसका 3 परत वाला प्रेत क्षेत्र गोस्ट डोमेन भी उसे रोक नहीं सका। ऐसा लगा जैसे अचानक उसकी पीठ पर कोई भारी बोझ आ गया हो और फिर रोहित ने पाया कि एक भयावह तरीके से उसकी पीठ पर एक बर्फीली लाश दिखाई दी जो मौत की तरह शांत पड़ी थी, बिना किसी हलचल के। वह लाश भारी थी, अविश्वसनीय रूप से भारी, जो न केवल रोहित के शरीर को कुचल रही थी बल्कि उसके भीतर के प्रेत को भी दबा रही थी, जिससे वह लाचारी में जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती की हड्डी टूट गई, अंग फटने लगे। रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे मांस के एक लोथड़े में तब्दील किया जा रहा हो। उस क्षण रोहित की पहली प्रतिक्रिया संघर्ष करने या विरोध करने की नहीं थी, बल्कि अपने शरीर के अभिभूत होते ही प्रेत क्षेत्र की छठी परत को सक्रिय करने की थी। जवाबी हमला ही एकमात्र सही विकल्प था। एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप के कारण वह नहीं मरेगा, कम से कम अभी के लिए तो यही स्थिति थी, इसलिए अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसी क्षण प्रेत क्षेत्र की छठी परत सक्रिय हो गई।
पिंगान टावर की पूरी ऊपरी मंजिल एक घनी लाल चमक से ढक गई, मानो वह उसके भीतर मौजूद हर व्यक्ति और वस्तु को पिघलाकर मिटा देना चाहती हो। लेकिन ये प्रेत क्षेत्र की गहराई में उतरने पर उत्पन्न हुआ मात्र एक भ्रम था। आखिरकार प्रेत क्षेत्र केवल दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में निर्मित एक अलौकिक स्थान था, जो वास्तविकता को तभी प्रभावित कर सकता था जब वह एक निश्चित तीव्रता तक पहुंच जाए। रोहित के प्रेत क्षेत्र का वास्तविकता पर सीधा प्रभाव पड़ने के लिए उसे कम से कम 5वीं परत तक खोलना पड़ता था, जिससे वह लोगों को दुनिया से गायब कर सकता था और सामान्य दुष्ट आत्माओं को भी खत्म कर सकता था। हालांकि गायब होना मृत्यु के समान नहीं है। प्रेत क्षेत्र की 6ठी परत सक्रिय करने के बाद रोहित ने देखा, जेमिनाई सेड। उसने पिंगान टावर की ऊपरी मंजिल का वह बुनियादी ढांचा देखा जो पहले गायब हो गया था, और उन कुछ लोगों को भी देखा जो पहले सम्मेलन कक्ष से अदृश्य हो गए थे। उनके शरीर क्षत विक्षत थे और वे गतिहीन पड़े थे। उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुछ अब भी जीवित थे। वे जीवित लोग डरे हुए थे और बिना किसी दिशा के भटक रहे थे, क्योंकि रोहित की प्रेत आंख घोस्ट आई की शक्ति ने उन्हें अलग थलग कर दिया था, जिससे वे वास्तविकता में कुछ भी देखने में असमर्थ थे। केवल तभी जब यह अजीब घटना समाप्त होती, वे वास्तविकता में वापस लौट सकते थे। लेकिन समय के अनुमान के आधार पर वे उस पल को देखने के लिए जीवित नहीं बचेंगे। इस मोड़ पर रोहित को यह भी महसूस हुआ कि वह उन लोगों और प्रेतों को समय से पहले वापस खींचने में सक्षम हो सकता है जिन्हें भेज दिया गया था। तो क्या यही प्रेत क्षेत्र की 5वीं परत का रहस्य है? वे मरे नहीं थे, न ही वे गायब हुए थे, वे पूरी तरह से अलग थलग कर दिए गए थे, जैसे कि कारावास। लेकिन प्रेत क्षेत्र की 6ठी परत क्या है? यह क्या बदलाव लाती है? उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। ऐसा लगा जैसे कोई बदलाव ही नहीं हुआ। नहीं, ये गलत था। बदलाव का न होना ही सबसे बड़ा बदलाव था। यहाँ सब कुछ थमा हुआ लग रहा था। हैरानी की बात यह थी कि रोहित ने महसूस किया कि आसपास की हर चीज़ ठहराव की स्थिति में थी। चाहे वह उसके सामने खड़ा रमन हो या उसकी पीठ पर लदी वह लाश, सब कुछ स्थिर हो गया था, यहाँ तक कि वह खुद भी। वह हिल नहीं सकता था। 6 परत वाले प्रेत क्षेत्र के भीतर केवल उसकी प्रेत आंख ही हिल सकती थी। वह बेचैन प्रेत आंख अब भी चारों ओर घूम रही थी और देख रही थी, जिस पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो प्रेत क्षेत्र की 6ठी परत आसपास की हर चीज़ को जबरन रोक देती है, यहाँ तक कि प्रेतों को भी। रोहित के विचार अभी भी सक्रिय थे, जो प्रेत आंख के अलावा शायद इकलौती चीज़ थी जिस पर पाबंदी नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि वह एक बार प्रेत आंख द्वारा प्रभावित हो चुका था और उसने उसके कुछ लक्षण अपना लिए थे। नहीं, ये सही नहीं है। एक टोन म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप अभी भी सक्रिय है, लेकिन संगीत धीमा हो गया है। म्यूजिक बॉक्स की शापित गूंज अभी भी रोहित के दिमाग में गूंज रही थी, बस अब वह गूंज धीमी थी, जैसे हर 2 या 3 सेकंड में एक स्वर बज रहा हो, जिससे एक रुक रुक कर होने वाला एहसास हो रहा था, जो पहले की तरह डरावने संगीत में जुड़ नहीं पा रहा था। क्या अत्यंत शक्तिशाली अभिशाप या प्रेत पूरी तरह रोके नहीं जा सकते, बल्कि केवल विलंबित किए जा सकते हैं? उसने मन ही मन एक मोटा अनुमान लगाया, फिर भी वह जितना सोचता गया उतना ही चकित होता गया। अगर यह क्षमता और आगे बढ़ती है तो यह समय को रीसेट करने जैसा हो सकता है। आसपास की हर चीज़ को रोकना। यदि इसे उल्टा किया जा सके तो इसका अर्थ होगा पिछले समय के खंड में वापस जाना, ठीक वैसे ही जैसे हंग्री गोस्ट का रीसेट होता है, जिसमें भविष्य का पूर्व ज्ञान भी शामिल होता है। लेकिन रोहित जानता था कि वह अभी ऐसा नहीं कर सकता। 6 परत वाला प्रेत क्षेत्र पहले से ही म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप को अलग कर रहा था। यदि वह सीधे 7वीं परत को सक्रिय करता तो म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप संभवतः गायब हो जाता, और अभिशाप के बिना रोहित को लगा कि वह मर सकता है, और यदि वह नहीं भी मरता तो प्रेत आंख का पुनरुत्थान उसकी जान ले लेता। इसलिए म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप रोहित को केवल प्रेत क्षेत्र की 6ठी परत खोलने में ही सहारा दे सकता था। इसने उसके आसपास की हर चीज़ को निलंबित कर दिया था। हालांकि इस निलंबन में एक खामी लगती है, यहाँ तक कि मैं भी हिल नहीं सकता। वास्तव में प्रेत आंख एक प्रेत के शरीर पर पहेली का केवल एक हिस्सा है। सभी हिस्से प्राप्त किए बिना प्रेत की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, और प्रेत आंख की शक्ति में गहराई तक जाने का मतलब है पहले से ही सीमित प्रेत शक्ति को और अधिक विभाजित करना। लेकिन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप के बिना यह निलंबन कितने समय तक चल सकता है? क्या ये 3 सेकंड है, या 10 सेकंड, या संभवतः 1 मिनट? रोहित ने अपने मन में अनुमान लगाया। ठहरे हुए समय के 20 सेकंड पहले ही बीत चुके थे और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन रोहित को पता था कि सीमा जल्द ही पूरी हो जाएगी, और उसे यह पता लगाने की ज़रूरत थी कि कम से कम समय में प्रेत क्षेत्र की 6ठी परत का उपयोग कैसे किया जाए। उसे सिखाने वाला कोई नहीं था, सब कुछ खुद हाथ पांव मारकर सीखने पर निर्भर था।
जैसे ही उसने ये सोचना शुरू किया, रोहित ने पाया कि वह अपना हाथ हिला सकता था, लेकिन वह पूरी तरह से उसका अपना हाथ नहीं था। वह उसका प्रेत हाथ, गोस्ट हैंड था, साथ ही वह काले रंग का हाथ भी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि केवल वही नहीं था जो हिल सकता था। रोहित ने देखा कि रमन की आंखें भी उसके बाद धीरे धीरे झपक रही थीं। 30 सेकंड। पूर्ण ठहराव केवल 30 सेकंड तक रह सकता है, उसके बाद भयंकर प्रेत धीरे धीरे अपनी गति वापस पा लेगा। रोहित ने लगभग सटीक समय की गणना की। चाहे वह हो या रमन, प्रेतों का पहले हरकत करना तय था। बस रमन उस भयंकर प्रेत के पुनरुत्थान के बहुत करीब था, लगभग खुद एक प्रेत बन जाने के कारण उसे 30 सेकंड के बाद रोका नहीं जा सका। रोहित का प्रेत हाथ थोड़ा विशेष था, जिसने उसे पहले हिलने की अनुमति दी। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे पास ज़्यादा बढ़त नहीं है। नहीं, ये सही नहीं है। हालांकि मेरा शरीर हिल नहीं सकता, मैं अभी भी प्रेत क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता हूं और स्थान बदल सकता हूं। रोहित ने लगभग सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को नज़रअंदाज कर दिया था। यह महसूस करने के बाद उसने अपनी स्थिति बदली और जल्दी से उस भारी लाश से खुद को मुक्त कर लिया जो उसके ऊपर पड़ी थी। वह लाश दोबारा उसके ऊपर प्रकट नहीं हुई। स्पष्ट रूप से प्रेत के हमले भी प्रेत क्षेत्र की इस छठी परत के भीतर निलंबित थे, और यहाँ तक कि म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ था। वह सीधे रमन के पास गया। उसकी पहली क्रिया स्थिर पड़े रमन पर हमला करने की नहीं थी, बल्कि उससे प्रेत कैंची, गोस्ट सिजर्स छीनने की कोशिश करना था। ये वस्तु उसके लिए एक बड़ा खतरा थी। इसे पहले लेने से कम उन अजेय और अजीब हमलों की चिंता खत्म हो जाती। हालांकि जैसे ही उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, रमन, जो कुछ ही देर पहले केवल आंखें झपका सकता था, अचानक अपना सिर घुमाकर उसे देखने लगा। लेकिन रमन की आंखों में इस समय भ्रम और शून्यता का मिश्रण था, जैसे कि वह अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आया हो। उसने निश्चित रूप से रोहित को नहीं पहचाना, जो अचानक उसके पास प्रकट हुआ था। यह अलौकिक शक्ति के करीब आने पर केवल एक सहज प्रतिक्रिया और सतर्कता थी, लेकिन यह निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं थी। इसका मतलब था कि निलंबित समय लगभग समाप्त हो गया था, और रोहित को इसे जानबूझकर बनाए रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके दिमाग में म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप पहले से ही हस्तक्षेप कर रहा था, और उसके सिर में गूंज सामान्य हो गई थी। अभिशाप ने प्रेत आंख के आगे के पुनरुत्थान को रोक दिया और रोहित की जान भी बचा ली। अन्यथा यदि वह प्रेत क्षेत्र की छठी परत को बनाए रखता तो रोहित निश्चित रूप से मर जाता। ये प्रेतों और अभिशापों के बीच का मुकाबला था। सिवाय इसके कि इस क्षण अभिशाप ने थोड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। क्या मुझे प्रेत कैंची लेनी चाहिए या इस अवसर का उपयोग रमन को खत्म करने के लिए करना चाहिए? यह विचार रोहित के दिमाग में कौंध गया। अगले ही पल रोहित के प्रेत हाथ ने दिशा बदल दी और पीछे से रमन की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने प्रेत कैंची लेने का विचार छोड़ दिया। इस क्षण रमन को खत्म करने का परिणाम स्वाभाविक रूप से उस अलौकिक वस्तु का मालिक बनना होगा। यदि वह रमन को खत्म नहीं कर सका तो प्रेत कैंची लेना व्यर्थ होगा, क्योंकि वह उनका उपयोग नहीं कर सकता था और उसके पास अभी सीखने का समय नहीं था। एक संक्षिप्त विचार के बाद रोहित को विश्वास हो गया कि वह सही था। जेमिनाई सेड, यदि मेरी इकलौती गलती ये थी कि हाथ हिलते ही मैंने कार्रवाई नहीं की और लगभग 10 सेकंड बर्बाद कर दिए, तो थोड़े अनुभव के साथ मैं निश्चित रूप से एक साथ 2 काम कर सकता था: प्रेत कैंची, गोस्ट सिजर्स छीनना और रमन पर हमला करना, दोनों। प्रेत क्षेत्र, गोस्ट डोमेन की 6 परतें गायब हो गईं और ठहराव हट गया। पलक झपकते ही रमन ने रोहित को अचानक अपने पीछे पाया। जिस स्थान पर वह पहले दबा हुआ था, वहां अब केवल खून का एक कुंड था, जिसके साथ एक ठंडा, निर्जीव शरीर पड़ा था। चटाक, एक के बाद एक हड्डियां टूटने की आवाजें गूंजीं। रमन मुश्किल से प्रतिक्रिया दे पाया था कि उसकी गर्दन मरोड़ दी गई, उसका सिर शक्तिहीन होकर लटक गया। हालांकि उसकी खून से लथपथ आंखें अभी भी हिल रही थीं, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थीं कि उसकी चेतना अभी भी बाकी है। आखिर चल क्या रहा है? रमन को उस पल विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ ही देर पहले रोहित स्पष्ट रूप से एक प्रेत द्वारा जमीन पर दबाया गया था और असहाय था। कुछ अनहोनी का आभास होते ही रोहित ने खुद को प्रेत की पकड़ से छुड़ाने और उसकी गर्दन पकड़ने में कैसे कामयाबी हासिल की। क्या ये रीसेट है? रमन इस घटना को समझ नहीं सका, लेकिन उसका पहला विचार रीसेट का ही था। हालांकि जब उसके लटके हुए सिर ने रोहित की धसी हुई छाती को देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह रीसेट नहीं था। प्रेत द्वारा दबाए जाने के कारण लगी चोटें अभी भी मौजूद थीं और गायब नहीं हुई थीं। लेकिन रीसेट के बिना भी उसके प्रभाव जैसा ही कुछ घटित हुआ था। ये लड़का मेरी कल्पना से भी ज्यादा खास है और वह तेजी से बढ़ रहा है। रमन की आंखों में एक भयानक तीव्रता भर गई। वह अब और पीछे नहीं हटना चाहता था। उसे आभास हो गया था कि आज एक छोटी सी गलती के कारण वह इस आदमी के हाथों मर सकता है।
लेकिन रोहित का जवाबी हमला उम्मीद से कहीं अधिक भीषण था, जैसे कोई असली प्रेत हमला कर रहा हो। प्रेत हाथ गोस्ट हैंड ने केवल रमन की गर्दन ही नहीं तोड़ी थी, उसने संपर्क होते ही 3 दमन स्लॉट्स सप्रेशन स्लॉट्स का उपयोग किया। उसका इरादा रमन के शरीर के भीतर के प्रेतों को एक साथ दबाने और उसे खत्म करने का था। सहारा देने के लिए प्रेतों के बिना एक प्रेत नियंत्रक गोस्ट कंट्रोलर एक साधारण व्यक्ति से भी अधिक नाजुक होता है। क्या ये काम करेगा? रोहित अनिश्चित था, इसलिए उसके पीछे की प्रेत छाया गोस्ट शैडो ने भी उसी क्षण रमन के शरीर पर हमला कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उन कुछ कबाड़ टुकड़ों से दबा सकते हो जो तुम्हें प्रेत दूत गोस्ट एनवॉय से मिले थे? अरूप गुप्ता द्वारा बनाई गई ताबूत की कील कॉफिन नेल दोषपूर्ण है। अगर यह उतनी ही अच्छी होती जितनी हंग्री गोस्ट पर थी, तो क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे पास आती? रमन का लटका हुआ सिर अभी भी हिल रहा था और यहाँ तक कि बोल भी रहा था। उसके चारों ओर एक ठंडी भयानक हवा चलने लगी और उसके चेहरे पर और भी क्रूर भाव आ गए। यह आदमी मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। रोहित का चेहरा अचानक बदल गया। ये तो काफी बुरा था ही कि अरूप गुप्ता के साथ हुए ताबूत की कील के सौदे की जानकारी लीक हो गई थी, लेकिन रमन को प्रशिक्षण केंद्र में हुए प्रेत दूत की घटना के विवरण कैसे पता चले? उस दिन की घटनाओं को किसने बाहर निकाला? या यूं कहें कि अंदर का आदमी कौन था? अनिल, पुनीत या गुनगुन? नहीं, गुनगुन नहीं हो सकती। अगर वह मिली हुई होती तो उसने पहले मेरी जान नहीं बचाई होती। शायद वह आमिर था, जिसकी बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। अभी इस बारे में सोचना बेकार है। रोहित ने तुरंत अपने विचारों को केंद्रित किया और हमला और घुसपैठ जारी रखी। लेकिन जो अजीब ठंडी हवा चली थी वह और तेज होती जा रही थी, जिससे जमीन पर मौजूद प्रेत छाया आगे पीछे डोलने लगी और उसके शरीर के पास नहीं पहुंच सकी। जैसे ही छाया पास आती, उसे वापस धकेल दिया जाता। प्रेत छाया का हमला रोक दिया गया था और हवा थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। अगले ही पल रोहित और रमन एक साथ उड़ गए, ऊंची इमारत से बाहर निकलते हुए सीधे नीचे गिरने लगे। अगर तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम गिरकर मर जाओ। आपसी विनाश को स्वीकार करते हुए रमन रोहित के साथ लगभग 100 मंजिला ऊंची इमारत से गिरने के लिए तैयार था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नीचे फेंक कर मार सकते हो? रोहित ने ठंडे स्वर में कहा। प्रेत हाथ ने रमन के शरीर के केवल एक प्रेत को दबाया था और वह थोड़ा हैरान था। रमन किस तरह के प्रेत को नियंत्रित कर रहा था जिसे दबाने के लिए प्रेत हाथ के 3 कोटे की आवश्यकता थी? क्या वह गोस्ट श्राउड प्रेत का फन किस स्तर का था? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अभी उल्लेख किया था कि अरूप गुप्ता द्वारा बनाई गई ताबूत की कीलों में खामियां थीं। उस बिंदु के बारे में रोहित ने वास्तव में अरूप गुप्ता के साथ सौदा करते समय बात उठाई थी, लेकिन उसने उस समय अधिक विवरण के लिए दबाव नहीं डाला था। क्या वह तथाकथित खामी अब सामने आ गई थी? रमन का सिर, जो थोड़ा झुका हुआ था, उस पर कोई भाव नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नीचे फेंक कर मार सकते हो? तो चलो इस पर दांव लगाते हैं, देखते हैं कौन बचता है। रोहित ने पूरी तरह निडर होकर कहा, यहाँ तक कि दूर जाने के लिए प्रेत क्षेत्र का उपयोग भी नहीं किया। 100 मंजिला इमारत से गिरना उसके लिए कुछ भी नहीं था। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई थी तो वह पीछे नहीं हटने वाला था। इसी क्षण रमन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह पहले रोहित को डरा रहा था, अब उसके भीतर एक प्रेत दब गया था। साथ ही प्रेत हाथ की बाधाएं और प्रेत क्षेत्र का आपसी प्रभाव और प्रेत छाया को दूर रखने की आवश्यकता, इन सब के बीच रोहित के छोड़ने से पहले यदि वह इस तरह गिरा तो वह मर जाएगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रमन जुआ नहीं खेल सकता था क्योंकि उसे पूर्वाभास था कि रोहित गिरने से नहीं मरेगा। बिना किसी देरी के उसने तुरंत अपने शरीर से एक अजीब कपड़े की गुड़िया बाहर फेंक दी। यह एक जीवन स्थानापन्न गुड़िया, लाइफ सब्स्टिट्यूटिंग डॉल थी। ये गुड़िया न केवल किसी प्रेत के हमले को अपने ऊपर ले सकती थी, बल्कि शारीरिक क्षति को भी सह सकती थी। तुम्हें लगता है कि तुम मौत के बदले किसी विकल्प का उपयोग कर सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इसके लिए तैयार नहीं था? रोहित का प्रेत क्षेत्र अभी भी उपयोग के योग्य था और उसने सीधे प्रेत क्षेत्र की 5 परतों को सक्रिय किया, उस गुड़िया को घेरा और उसके शरीर के अधिकांश हिस्से को दूर भेज दिया, जिससे हवा में केवल एक छोटा सा हिस्सा रह गया और कपड़े की गुड़िया सीधे नष्ट हो गई। प्रेत क्षेत्र की 5 परतें रमन को दूर नहीं भेज सकी, लेकिन इस चीज को भेजने में कोई समस्या नहीं थी और वह निश्चित था कि रमन अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, अन्यथा वह इस गुड़िया का उपयोग कभी नहीं करता। इस चीज का उपयोग करना एक स्पष्ट संकेत था। जेमिनाई सेड, मैं बस मरने ही वाला हूं। 100 मंजिला इमारत के ऊपर हवा में 2 लोग बेहद तेज गति से नीचे की ओर गिरे। तुम शांति से मर क्यों नहीं जाते? रमन ने गुस्से में कहा, उसका दुबला पतला चेहरा विशेष रूप से क्रूर और भयानक लग रहा था।
उनके चारों ओर विचित्र और बर्फीली हवाएं चलने लगीं, जो और भी तीव्र होती गईं और अपने साथ सड़न की एक घनी दुर्गंध लिए हुए थीं, जिसने रोहित की प्रेत आंखों गोस्ट आइज में से कई को अनैच्छिक रूप से बंद होने पर मजबूर कर दिया। प्रेत क्षेत्र गोस्ट डोमेन का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा था और यहाँ तक कि 3 परतों को भी बनाए रखना अब मुमकिन नहीं था। यहाँ तक कि 2 परतों को संभालना भी कठिन हो रहा था। अंततः उस हस्तक्षेप के कारण प्रेत क्षेत्र की केवल एक परत बची रही, लेकिन इसके साथ ही उनके आसपास की वह भयानक ठंडी हवा भी शांत हो गई। अगर मैं मरूंगा भी तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, छटपटाओ मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। रोहित के प्रेत हाथ गोस्ट हैंड ने अब भी उसकी गर्दन को मजबूती से जकड़ा हुआ था। दमन सप्रेशन अभी भी जारी था और प्रेत क्षेत्रों के बीच के इस टकराव में रोहित ने एक मामूली बढ़त हासिल कर ली थी। वह हवा रमन को उड़ाकर दूर नहीं ले जा पाई थी और इस तरह बिना किसी संदेह के वे दोनों उस ऊंची इमारत से सीधे जमीन की ओर गिर पड़े। जेमिनाई सेड, अध्याय 602, गिरना और जीवित रहना। यद्यपि रोहित और रमन पिंगान टावर की ऊपरी मंजिल पर जी जान से लड़ रहे थे, लेकिन बाहर किसी को भी इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि यह सब प्रेत क्षेत्र गोस्ट डोमेन की तीसरी परत के भीतर घटित हो रहा था। इस क्षण टावर के निचले हिस्से में ली जून, सौम्यजीत, अमरीश और अन्य लोगों ने अभी अभी रोहन की स्थिति को संभाला ही था और मुश्किल से राहत की सांस ली थी कि तभी उन्हें अचानक अपने आसपास बदलाव महसूस हुए। उनके चारों ओर की स्ट्रीट लाइटें एक साथ जल उठीं और वह रहस्यमयी लाल रोशनी, जो ऊपर की दुनिया को ढके हुए प्रतीत होती थी, गायब हो गई थी। इसके अलावा पहले की खाली सड़कें अब अनगिनत वाहनों से भर गई थीं और कारों के हॉर्न की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। भीड़भाड़ वाली सड़कें, हलचल भरे फुटपाथ और चकाचौंध पैदा करने वाली नियॉन लाइटें, सब कुछ शहर के मध्य क्षेत्र के जाने पहचाने रात के दृश्य में बदल गया था। क्या प्रेत क्षेत्र गायब हो गया है? ली जून एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह और भी अधिक उलझन में पड़ गया। उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था, तो प्रेत क्षेत्र अचानक गायब क्यों हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि उनके दोस्तों ने रोहित के शरीर के भीतर पुनर्जीवित हो रहे प्रेत से सफलतापूर्वक निपट लिया हो? या शायद कोई प्रेत मास्टर गलती से इस स्थिति में खींच आया हो और उसने अनिच्छा से ही सही, पर एक नेक काम करते हुए इस घटना को सफलतापूर्वक सुलझा दिया हो। ली जून अभी इस पर विचार ही कर रहा था कि धत्तेरे की एक तरफ हटो, कुछ और भी नीचे गिर रहा है। अचानक सागर की चेतावनी ने उसे चौंका दिया। बाकी लोगों ने भी सहज रूप से ऊपर देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिर उठाया, उन्होंने अपनी दृष्टि के सामने से एक काली आकृति को तेजी से गुजरते हुए देखा और एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ वह आकृति पूरी ताकत से जमीन से टकराए। टावर के प्रवेश द्वार पर लगी मोटी फर्श की टाइलें चकनाचूर हो गई थीं और यहाँ तक कि जमीन भी हिल गई। इतनी तेज आवाज और हलचल ने तुरंत पास के पैदल चलने वालों का ध्यान आकर्षित किया। भले ही रात का समय था, लेकिन पिंगान टावर के प्रवेश द्वार से गुजरने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी। सावधान रहो, 2 और लोग नीचे गिरे हैं। अमरीश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने केवल सामान्य स्थिति पर एक त्वरित नजर डाली, गिरने वाले लोगों की पहचान करने की जहमत नहीं उठाई और जल्दी से एक सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गया। उसके फोन की स्क्रीन नीली रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी, जिस पर लाल अक्षरों में प्रेत और आसन मृत्यु की चेतावनी आ रही थी। इस तरह की चेतावनी उसके लिए खतरे का स्पष्ट संकेत थी। अमरीश का मानना था कि और करीब जाने का मतलब संभवतः वहीं अपनी जान गंवाना होगा। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जो 2 शरीर अचानक गिरे थे, वे रोहन से कहीं अधिक डरावने थे और असली भयानक प्रेतों से कम नहीं थे। हो ही नहीं सकता, रोहन के गिरने पर ही काफी सदमा लगा था और अब 2 और। क्या वे सर्कल ऑफ फ्रेंड्स मित्र मंडली से हैं? किसी ने घबराहट में चिल्लाकर कहा। प्रीतम की निगाहें टिकी रहीं। मैंने साफ नहीं देखा, उनके सिर अंदर धंसे हुए लग रहे थे, लेकिन एक शरीर के हुलिये को देखकर वह कुछ जाना पहचाना लग रहा था, जैसे रोहित। रोहित, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसका शरीर यहाँ कैसे हो सकता है? क्या उसका शरीर वहाँ सड़क पर नहीं छूटा था? प्रेत के पुनरुत्थान के साथ शरीर का इधर उधर भटकना कोई असामान्य बात नहीं है। इसमें इतना हंगामा करने वाली क्या बात है? लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन फिर भी किसी ने भी लापरवाही से स्थिति की जांच करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि ली जुन भी इस समय हिचकिचा रहा था, क्योंकि जो 2 शरीर गिरे थे वे बहुत असामान्य थे और उनसे अत्यधिक खतरे का एहसास हो रहा था। इसके अलावा प्रेत क्षेत्र गोस्ट डोमेन अभी अभी गायब हुआ था, जो इन 2 शरीरों से संबंधित हो सकता था। कोई पास मत जाओ, अभी के लिए बस देखते हैं। हम निश्चित नहीं हो सकते कि जो लोग गिरे हैं वे मर चुके हैं। शवों को उठाने के लिए भी हमें पहले उनकी पहचान की पुष्टि करनी चाहिए। सौम्यजीत, तुम आसपास की भीड़ को संभालो, उन्हें इसमें शामिल मत होने देना, ली जुन ने सुझाव दिया।
पहचान के लिए कुछ समय बीतने के बाद गिरे हुए दोनों शरीरों की स्थिति की पुष्टि हो गई। उनमें से एक शरीर रोहित का था, दूसरा शरीर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स के अध्यक्ष रमन का था। ये सच में रोहित ही है। मैं तो बस सहज रूप से कह रहा था। प्रीतम थोड़ा चकित था, उसे उम्मीद नहीं थी कि जांच के बाद शरीर की पहचान वही निकलेगी जो उसने अनुमान लगाया था। कुछ गड़बड़ है। अगर रोहित का शरीर यहाँ है तो वह पिछली अलौकिक घटना में मर ही नहीं सकता था। अगर वह वास्तव में मर गया होता तो वह कहीं और के बजाय पिंगान टावर पर क्यों प्रकट होता? रोहन को उसी ने निपटाया था, है ना? ऊपर से रमन भी है। ये स्पष्ट रूप से एक सुनियोजित कृत्य है। किशन ने अपना विश्लेषण पेश किया। रिपोर्ट में कहा गया था कि रोहित के एक अलौकिक घटना में मरने का संदेह था, जिसका मतलब यह नहीं है कि वह सच में मर गया। अब इसे देखकर लगता है कि तथाकथित अलौकिक घटना मानव निर्मित हो सकती है। शायद इसका सर्कल ऑफ फ्रेंड्स से कुछ लेना देना है। क्या कल सुबह की बैठक में उसका रोहन के साथ झगड़ा नहीं हुआ था? ये संभव है तो ये रोहित है जो बदला लेने के लिए वापस आया है। कुछ लोग पूरी घटना के बारे में एक मोटा अनुमान लगाने में सक्षम थे। हालांकि इसी समय जमीन पर पड़ा शरीर अचानक फिर से हिलने लगा। वह रमन का शरीर था जो पहले हिला। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह दुबला पतला शरीर चकनाचूर नहीं हुआ था। इसके विपरीत उसका शरीर अपेक्षाकृत बरकरार रहा। उसका शरीर संघर्ष करने लगा, लुढ़का और रोहित के पास से दूर हट गया। अंत में रमन रोहित के उस भयानक पीले और सख्त हाथ से मुक्त हो गया और धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन उसकी गर्दन अभी भी मुड़ी हुई थी और उसका सिर एक अजीब मुद्रा में लटका हुआ था। उसकी आंखें क्रोध, सदमे और डर के मिश्रण से लाल थीं। खून, खून। एक दर्दनाक खांसी के साथ रमन खून का एक थक्का थूकने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने धीरे से अपनी जेब से एक और कुचली हुई, फटी हुई कपड़े की गुड़िया निकाली। जो कपड़े की गुड़िया उसने पहले फेंकी थी वह केवल एक झांसा था। वह सब सिर्फ रोहित का ध्यान भटकाने के लिए था। ये लड़का, ये पूरी तरह पागल है, सच में मेरे साथ मरने के लिए तैयार था। रमन ने पहले कभी ऐसा नया खिलाड़ी नहीं देखा था। अफसोस की बात है कि वह बहुत लंबे समय से प्रेत नियंत्रक, गोस्ट कंट्रोलर बना हुआ था और वह अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। अन्यथा एक नौसिखिए के हाथों उसे नुकसान कैसे उठाना पड़ता। रमन अभी भी जीवित है। किसी ने उसे पहचान लिया। ली जून, प्रीतम, अमरीश, हिरन और अन्य सभी उसे देख रहे थे। रमन ने उदासीनता से एक नज़र डाली। उसका मानना था कि अब उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अपनी दोनों स्थानापन्न गुड़िया सब्स्टिट्यूट डॉल्स का उपयोग करने के बाद यदि उसने लड़ाई जारी रखी तो वह निस्संदेह मर जाएगा। लेकिन उसने मुश्किल से कुछ ही कदम उठाए थे कि उसका चेहरा उतर गया। जयपुर शहर के हलचल भरे यातायात को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी प्रेत क्षेत्र के भीतर ही है। ये लड़का। रमन ने अचानक अपना सिर घुमाकर रोहित की ओर देखा, जो जमीन पर पहले से ही इतना क्षत विक्षत पड़ा था कि उसे पहचानना मुश्किल था। उसी क्षण रोहित का शरीर भी हिलने लगा। हड्डियां चकनाचूर होने के बाद बिना सिर वाला प्रेत छाया, हेडलेस गोस्ट शैडो अपने शरीर को फिर से जोड़ना शुरू कर रहा था। एक टोन म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप जारी था। म्यूजिक बॉक्स की वह भयानक आवाज अभी भी रोहित की चेतना में गूंज रही थी, जिससे उसे यह स्पष्ट हो रहा था कि वह अभी मरा नहीं है। कोई बात नहीं, ये सब खत्म होने के बाद मैं इसे ठीक कर लूंगा, रोहित ने सोचा। फिर रमन पर अपनी एक प्रेत आंख टिकाए हुए उसका शरीर मुड़ा और स्थानांतरित हुआ और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटने लगा। रोहित भी नहीं मरा। ये 100 मंजिला इमारत है। सागर मन ही मन स्तब्ध रह गया। अब उन दोनों की आंखें फिर से एक दूसरे से टकराईं, मानो वे अपनी पहली मुलाकात वाली स्थिति में वापस आ गए हों। इस बार रमन की आंखों में कोई तिरस्कार नहीं था, बल्कि एक अवर्णनीय गंभीरता थी। वास्तव में टकराने के बाद ही उन दोनों को एहसास हुआ कि दूसरा व्यक्ति कितना अविश्वसनीय रूप से कठिन और भयानक था। यदि एक टोन म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप न होता तो रोहित मारा गया होता, और यदि रमन के भीतर का शक्तिशाली प्रेत पुनर्जीवित होने की कगार पर न होता तो वह रोहित के समझ से परे हमलों को सहन नहीं कर पाता। एक अभिशप्त था तो दूसरा पुनरुत्थान की कगार पर। दोनों ही अपने भीतर 3 प्रेतों की शक्ति धारण किए हुए थे। इसे बराबर के प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला माना जा सकता था, या कुछ मायनों में रमन और भी अधिक भयानक था, क्योंकि उसने रोहित के प्रेत हाथ, गोस्ट हैंड और उसके 3 कोटे के दमन को केवल एक प्रेत से रोक दिया था, और उस प्रेत की शक्ति का अभी तक उपयोग भी नहीं किया गया था। रोहित के पास एकमात्र मामूली बढ़त प्रेत क्षेत्र, गोस्ट डोमेन की थी। अध्याय 603 प्रस्थान। रोहित वास्तव में नहीं मरा। पिंगान टावर के सामने जैसे ही रोहित और रमन दोनों उस ऊंची इमारत से गिरे और कुछ ही क्षणों बाद फिर से खड़े हो गए, ये दृश्य मुख्यालय तक पहुंच गया। कुछ लोग रोमांचित थे, कुछ हतप्रभ, लेकिन उससे भी अधिक लोग बेचैनी महसूस कर रहे थे। वह वास्तव में अभी भी जीवित है।
ये कैसे संभव है? पहले तो साफ दिख रहा था कि उसका सिर। एक टीम लीडर खुद को रोक नहीं पाया और अचानक खड़ा हो गया, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे कुछ एहसास हुआ और वह जल्दी से फिर से बैठ गया। उसका चेहरा जितना हो सके उतना बदरंग हो गया था। उसने निश्चित रूप से सच्चाई का पता लगा लिया होगा, इसीलिए वह पिंगान टावर पर प्रकट हुआ है। वह वहाँ व्यक्तिगत रूप से पूरी सर्कल ऑफ फ्रेंड्स को खत्म करने के लिए है। अभी की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि सर्कल ऑफ फ्रेंड्स से अब केवल रमन ही बचा है। उन दोनों ने वहां लड़ना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि वे मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। रूबल ने कई टीम लीडरों पर एक नज़र डाली, फिर उन्हें याद दिलाया, मुख्य बात यह नहीं है कि वह रमन के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करता है, बल्कि यह है कि अब जबकि रोहित अभी भी जीवित है, हमें क्या करना चाहिए। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो इसके परिणामों और प्रभाव को कौन सहेगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हर कोई सन्नाटे में डूब गया। उनके दिलों में छाई बेचैनी इसी चिंता से उपजी थी। मैं रोहित के मामले को खुद देख लूंगा। जहां तक आपकी गलतियों की बात है, मैं उन्हें नहीं संभाल सकता, लेकिन बड़े हित के लिए आप सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसमें उपनिदेशक भी शामिल हैं, अरूप गुप्ता ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। सबको इस्तीफा देने का सुझाव? प्रोफेसर गुप्ता, यह उचित नहीं होगा। हालांकि हमने कुछ गलतियां की, लेकिन उस समय की स्थिति को देखते हुए हमने जो किया वह गलत नहीं था और हर कोई उस पर सहमत था। अन्यथा हम सर्कल ऑफ फ्रेंड्स के साथ अस्थायी समझौता नहीं करते, एक टीम लीडर ने स्पष्ट करने की कोशिश की। अरूप गुप्ता ने शांति से कहा, अगर बड़े हित के लिए रोहित के साथ समझौता करना स्वीकार्य था, तो अब आप बड़े हित के लिए खुद समझौता क्यों नहीं कर सकते? अगर आप अभी भी बहस करना चाहते हैं तो जाकर रोहित से बात करें। मैं नहीं सुन रहा। वह टीम लीडर तुरंत निरुत्तर हो गया। शब्द उसके गले में अटक गए और वह असहज महसूस करने लगा, लेकिन उसे बहस का कोई कारण नहीं मिला। रोहित से तर्क करना क्या मजाक है? वर्तमान में रोहित हत्या के जुनून में पागल था। एक साधारण व्यक्ति उसके सामने खड़ा होकर कुछ बार चिल्लाएगा तो शायद पल भर में इस दुनिया से ओझल हो जाएगा। कौन जानता था कि गुस्से के चरम पर उसमें कितनी समझ बची है। माहौल को थोड़ा अजीब होता देख रूबल ने तुरंत विषय बदल दिया। प्रोफेसर गुप्ता, रोहित और रमन दोनों अभी भी जीवित हैं और ऐसा लगता है कि वे लड़ना जारी रखेंगे। क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए या हमें रोहित की मदद करनी चाहिए? टीम लीडर ली जुन और प्रीतम दोनों मौके पर मौजूद हैं, साथ ही कई अन्य कर्मचारी भी। उन्हें जारी रखने दें, मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, अरूप गुप्ता ने कहा। अगर हम इसे नहीं रोकते हैं तो चाहे जो भी मरे, इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा, पहले बोलने वाले टीम लीडर ने फिर से बोलने से पहले झिझकते हुए कहा। अरूप गुप्ता ने उसकी ओर देखा और अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। आपके वर्तमान आईक्यू के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको समझाना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसी बीच पिंगान टावर के प्रवेश द्वार पर बिना सिर वाली प्रेत छाया हेडलेस गोस्ट शैडो द्वारा शरीर को फिर से जोड़ने के बाद रोहित का क्षत विक्षत शरीर लगभग ठीक हो गया था और एक टोन म्यूजिक बॉक्स के बजने का अभिशाप उसके दिमाग में गूंजता रहा, एक ऐसी स्थिति जो उसे लड़ते रहने का सहारा दे सकती थी। लेकिन रमन ऐसा नहीं कर सका। वह पहले ही बता सकता था कि अगर रमन ने पहले की तरह लड़ाई लड़ी तो उसके भीतर के दुष्ट प्रेत का पुनरुत्थान हो जाएगा। हालांकि रमन का इरादा अब रोहित के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का नहीं था। स्थिति बदल चुकी थी, संदर्भ गलत था। उसने महसूस किया था कि रोहित सामान्य प्रेत नियंत्रकों गोस्ट कंट्रोलर्स से अलग था। इतनी देर तक लड़ने के बाद भी उसकी स्थिति आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी और उसमें प्रेत पुनरुत्थान का कोई जोखिम नहीं दिख रहा था। ईमानदारी से कहूं तो ऐसी विसंगति से उसका पहला सामना था। आज के लिए यहीं रुकते हैं। मैं तुम्हारे साथ और अर्थहीन लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। हालांकि कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है कि इस बार मेरा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हार गया है। तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया है। सर्कल ऑफ फ्रेंड्स संभवतः आज के बाद भंग हो जाएगा, रमन ने सतर्कता से कहा। रोहित ने ठंडेपन से उत्तर दिया, तुम्हें मारना ही सर्कल ऑफ फ्रेंड्स का असली अंत होगा। तुम्हारे पास अभी भी एक प्रेत बचा है जिसका उपयोग तुमने नहीं किया है। अभी इसे आजमाओ और देखो कि क्या तुम मुझे खत्म कर सकते हो। तुम्हारी वर्तमान स्थिति बहुत असामान्य है, तुम मौत से बिल्कुल भी डरे हुए नहीं लगते। रमन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हालांकि मुझे कारण नहीं पता, लेकिन अनुभव मुझे बताता है कि तुम इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकते। इसलिए मैं तुम पर और समय बर्बाद नहीं करूंगा, और तुम्हें भी मुझ पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ये लड़ाई जारी नहीं रखूंगा। मैं जा रहा हूं और मेरा मानना है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। अभी की स्थिति ने साबित कर दिया है कि तुम्हारे पास मुझे खत्म करने का कोई और साधन नहीं है। मुझे मारने का एकमात्र तरीका मुझे मौत तक घसीटना है, लेकिन मैं तुम्हें वह अवसर नहीं दूंगा। इतना कहते ही
रमन के चारों ओर एक ठंडी हवा चलने लगी, जिसने प्रेत क्षेत्र गोस्ट डोमेन को भी तितर-बितर कर दिया। ये वह अपने पीछे हटने की तैयारी के लिए दुष्ट प्रेत की शक्ति का उपयोग कर रहा था। एक बार फिर प्रेत क्षेत्र की छठी परत का उपयोग करो। रोहित रमन को पीछे छोड़ने के लिए एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया, हमले को जारी रखने का इरादा किया ताकि रमन अपने ही प्रेत पुनरुत्थान से नष्ट हो जाए। इतने संघर्ष के बाद वह उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन इस क्षण उसके दिमाग में एक टोन म्यूजिक बॉक्स की झनकार ने बाधा उत्पन्न की। उसकी प्रेत आंखें 6 परतों को एक साथ नहीं रख सकी और न ही आसपास की हर चीज को, यहाँ तक कि प्रेतों को भी जबरन रोक सकी जैसा उसने पहले किया था। क्या वह इतने कम समय में केवल एक बार 6 परत वाले प्रेत क्षेत्र को सक्रिय कर सकता था? रोहित के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी सीमाएं आ गई हैं। म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप केवल इस हद तक ही सहारा दे सकता था। यदि उसने जारी रखा तो प्रेत पुनरुत्थान की डिग्री अभिशाप से आगे निकल जाएगी और उस समय म्यूजिक बॉक्स का अमर अभिशाप विफल हो जाएगा और वह खुद सीधे प्रेत पुनरुत्थान से मर जाएगा। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बीच रमन गायब हो गया। प्रेत क्षेत्र को छोड़कर रोहित की नज़रों से ओझल हो गया क्योंकि वह लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार नहीं था। बेशक इसका एक कारण ये डर भी था कि अन्य लोग इस घटना में शामिल हो सकते हैं जो स्थिति उसके पक्ष में नहीं थी। वह निर्णायक रूप से चला गया। रोहित ने उसका पीछा नहीं किया। वह जानता था कि 6 परत वाले प्रेत क्षेत्र को सक्रिय किए बिना वह उसे जाने से नहीं रोक सकता था। इसके अलावा इस आदमी के पास भी एक प्रेत क्षेत्र था, भले ही वह उसके जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन निश्चित रूप से अपनी वापसी सुरक्षित करने में सक्षम था। इसलिए अब वह बस वहीं खड़ा रहा, रमन को उदास चेहरे से जाते हुए देखता रहा। रमन चला गया, वह चुपके से निकल गया। इस दृश्य को देखकर दर्शकों ने राहत की सांस ली। 2 शीर्ष प्रेत निवारकों एक्सॉर्सिस्ट्स की लड़ाई जारी रहने के परिणाम अप्रत्याशित होते और इस तरह का अंत बेहतर था। मित्र मंडली खत्म हो गई, रोहित मरा नहीं और हालांकि रमन भाग गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कम से कम स्थिति नियंत्रण में थी और इतनी खराब नहीं हुई थी कि उसे सुधारा न जा सके। रोहित को शायद पूरी तरह विश्वास नहीं था कि वह रमन को मार सकता है, वरना वह उसे जाते हुए नहीं देखता। सागर ने कहा, आज के लिए बस इतना ही, और यह हमारे लिए अच्छा है। हम काम के बाद घर जा सकते हैं। कल हमें अभी भी प्रेत चित्रों गोस्ट पेंटिंग्स की खोज जारी रखनी है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुप हो जाओ। रोहित ने उसकी बात सुनकर उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, हे रोहित, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। इस बार तुमने जो प्रभाव पैदा किया है वह बहुत बड़ा है। सोचो कि तुम मुख्यालय को क्या स्पष्टीकरण दोगे, सागर ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, किशन ने उसे एक तरफ खींच लिया और जल्दी से उसका मुंह दबा दिया। किशन ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? रोहित स्पष्ट रूप से अभी सही स्थिति में नहीं है। यदि तुम उसे गुस्सा दिलाते हो तो वह किसी को भी मार सकता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुख्यालय अभी भी उसे नियंत्रित कर सकता है? सागर ने दूसरों की ओर देखा, हर कोई चुप था, किसी में भी रोहित की गलतियों की ओर इशारा करने की हिम्मत नहीं थी। उसे तुरंत स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वास्तव में प्रेत पुनरुत्थान की कगार पर खड़ा व्यक्ति कुछ भी करने में सक्षम था। हालांकि रोहित की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसने अभी अभी प्रेत निवारकों की पूरी मित्र मंडली को खत्म कर दिया था और रमन के साथ टकराव के बाद इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसकी स्थिति बहुत खराब होगी। रमन अब लड़ना नहीं चाहता, छिपकर अपनी जान बचाना चाहता है। क्या वह सच में छिप सकता है? मैंने उस आदमी को मारने का फैसला कर लिया है, रोहित ने घोषणा की और उसकी प्रेत आंखें एक बार फिर खुल गईं। सब कुछ एक बार फिर लाल रोशनी में ढक गया। सड़कें और गलियां फिर से सुनसान हो गईं और आसपास के सभी पैदल यात्री और वाहन बिना किसी निशान के गायब हो गए। रोहित आगे बढ़ा, उसका स्वरूप धीरे धीरे ओझल होने लगा। उसका प्रेत क्षेत्र जो लगभग आधे शहर को कवर कर रहा था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। रोहित, तुम क्या करने जा रहे हो? ली जुन का चेहरा बुरी तरह बदल गया और उसने घबराकर उसे आवाज दी। जेमिनाई सेड। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, वह पहले ही सबकी नज़रों से ओझल हो चुका था। साथ ही उसका प्रेत क्षेत्र गोस्ट डोमेन भी शहरी इलाके से तेजी से दूर जा रहा था, जो दूर काली रात में टिमटिमाती लाल रोशनी की एक लकीर जैसा दिख रहा था। महज 1 या 2 सेकंड में वह दिखना बंद हो गया। प्रेत क्षेत्र सबकी दृष्टि सीमा को पार कर चुका था और इसका कोई संकेत नहीं था कि वह किस दिशा में जा रहा है। रोहित ने रमन को मारने का मन बना लिया है, वह हार नहीं मानेगा। उसने निश्चित रूप से कोई तरीका सोचा होगा और उसे अंजाम देने का फैसला किया है, प्रीतम ने शांति से विश्लेषण किया। लेकिन जिस तरह से वह इतनी लापरवाही से प्रेत की शक्ति का उपयोग कर रहा है, उससे साफ है कि अब उसे अपनी स्थिति की कोई परवाह नहीं है।
वह प्रेत के पुनरुत्थान से पहले इस काम को पूरा करना चाहता है। इस मोड़ पर उसे अब भगवान भी नहीं रोक सकते, जो भी कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि रोहित ने अभी हम पर हाथ नहीं उठाया। अगर वह विनाशकारी प्रवृत्ति का होता तो आज हमारे साथ साथ यह पूरा शहर पूरी तरह तबाह हो जाता। ली जुन ने तब कहा, रोहित एहसान और दुश्मनी के बीच का अंतर जानता है। सही और गलत के बड़े मामलों में वह गलती नहीं करता। भूलिए मत, उसी ने हंग्री गोस्ट, भूखा प्रेत की घटना को सुलझाया था। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि रमन को मारने की जल्दबाजी में वह खुद का बलिदान न दे दे, जो मुख्यालय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी। मैं ऐसा परिणाम नहीं देखना चाहता। अमरीश, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि रोहित कहाँ गया है? अंत में उसने ये सवाल पूछा। अमरीश ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वह दक्षिण की ओर गया है। उसके प्रेत क्षेत्र के दायरे को देखते हुए वह कुछ ही मिनटों में पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। इस समय तक वह कहीं भी हो सकता है। दक्षिण, वह वापस जयपुर शहर गया होगा, ली जुन ने अनुमान लगाया। प्रीतम ने अपनी बात जारी रखी, अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वह जल्द ही वापस आएगा। वह उस हालत में आखिर कब तक जीवित रह सकता है? रोहित जब तक जीवित है तब तक कार्रवाई करेगा, इसलिए यह प्रस्थान उसे बहुत देर तक नहीं रोकेगा। ली जुन का चेहरा गंभीर था, वह केवल वर्तमान स्थिति को सुझाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मित्र मंडली सर्कल ऑफ फ्रेंड्स का गायब होना, घटना का प्रभाव, प्रेत चित्रों, गोस्ट पेंटिंग्स के संबंध में कार्रवाई। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। मैं मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट दूंगा। तुम यहाँ की चीज़ें संभालो, ली जुन की चिंताओं को देखते हुए प्रीतम ने कहा, और कुछ अन्य प्रेत निवारकों के साथ अलग अलग कार्यों को संभालने के लिए वहाँ से निकल गया।